अगर आपको पता चले कि brought to you by Sensodent K, Higher and I10. SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। शरद पवार जी से क्या बातचीत हुई? मैंने उनको पूछा क्या चुनाव के बाद भी कुछ खेल हो सकता है, तो उन्होंने कहा देखिए मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। बड़ी चर्चा महाराष्ट्र में है कि कहीं शरद पवार एक अलग रणनीति करके कुछ अलग दाव ना खेले। क्या अजीत पवार के कुछ जो एमएलए हैं अगर वो जीत कर आए, वो एक साथ सब पूरा एनसीपी आ जाए और कोई भी सरकार उनके बगैर ना बने। अमित शाह का भाषण मुझे याद है, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि साम दाम दंड भेद हर चीज को इस्तेमाल करना होगा, लेकिन किसी भी हालत में हमने महाराष्ट्र का चुनाव हमें जीतना है। शिंदे जी अपना खेल जरूर खेलेंगे। उन्होंने बहुत प्रयास किया है कि कई ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को भी स्पॉन्सर करने के लिए, उनको भी एक तरह से अपनी तरफ करने के लिए। सबको सीएम बनना है। उद्धव ठाकरे भी लगता है कि मैं सीएम बनूंगा, एकनाथ शिंदे को लगता है मैं सीएम तो मैं कंटिन्यू रहना चाहिए, शरद पवार को लगता है उनकी बेटी सुप्रिया सुले को सीएम बना सकते हैं। कांग्रेस में तो नाम ही आप बहुत नाम है वहाँ पे। तो इस बार के चुनाव का और एक एंगल रहेगा और वो एंगल रहेगा गद्दार और गद्दार की लड़ाई। बीजेपी को भी डर है कि कहीं शिंदे एक बार फिर मुख्यमंत्री पद के लिए दावा ना करे। प्रेडिक्ट करने में हरियाणा के बाद आपका कॉन्फिडेंस हिला हुआ है क्या? बिल्कुल हिला हुआ है। एक ऐसी जगह है जहां पिताजी अपनी बेटी के सामने लड़ रहे हैं, इस तरह के परिवार भी बढ़ गए हैं महाराष्ट्र में। तो ऐसी स्थिति में कहना कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री बहुत मुश्किल है। खेल के लिए तैयार रहिए 23 तारीख के बाद के, ये बात तो डेफिनेटली है। नवाब मलिक खुले तौर पर कह रहे हैं कि असली खेल तो 23 के बाद शुरू होगा। और सबकी निगाहें मछली की आंख पर ही है। मछली कहाँ की अच्छी होती है, गोवा की, महाराष्ट्र की या तमिलनाडु की? मछली कहाँ से भी आई, मछली पेट में चली जाए यही अब बात अच्छी होती है। महाराष्ट्र में दूसरी अच्छी चीज मिलती है, खेकड़ा, क्रैब। और वो हमारे नेता भी खेकड़ों की तरह है, एक दूसरे को कैसे नीचे करा जाए ये उसमें लगे रहते हैं। इससे पहले कि गुरु आप बिला वजह मुझ पर तोहमत ला दें कि भैया हमारे सौरभ भैया कहाँ हैं, नेता नगरी में वो क्यों नहीं आए, तो हम बता दें आपके सौरभ भैया चुनाव यात्रा पर हैं, अलग अलग नेताओं के और ग्राउंड रिपोर्ट में बातचीत में जुटे हुए हैं और आपके लिए वो काम कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने हमको दूत के तौर पे भेजा है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और आप लोग कुछ जो है वो प्यार से विधायक जी कहते हैं। सौरभ जी ने ना जाने क्यों कहना शुरू कर दिया था। तो हमको ये जिम्मेदारी दी गई कि जाओ भैया समझ के आओ कि महाराष्ट्र और झारखंड में चल क्या रहा है। और ये बताया गया कि अब समझना और आसान हो जाएगा क्योंकि राजदीप सरदेसाई जो हैं वरिष्ठ पत्रकार, नेता नगरी के फाउंडिंग पिलर्स में से एक, वो इस समय महाराष्ट्र में हैं। तो वो आपको महाराष्ट्र में किस नेता के यहाँ क्या खा रहे हैं और क्या बात हो रही है वो बता देंगे। हमारे साथ साहिल जी जुड़ेंगे जो इंडिया टुडे ग्रुप के मैनेजिंग एडिटर हैं, मुंबई ब्यूरो के हेड हैं, पूरा महाराष्ट्र, माफ़ कीजिएगा, पूरे महाराष्ट्र ब्यूरो के वो हेड है और महाराष्ट्र की राजनीति पे ज़बरदस्त पकड़ रखते हैं। वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो हमें जानकारी देंगे। पहले सेशन में महाराष्ट्र पे बात होगी, आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ेंगे, डॉक्टर विजय चोरमारे जो मराठवाड़ा, विदर्भ और इन सब इलाकों की पॉलिटिक्स समझाएंगे। खुद वेस्टर्न महाराष्ट्र से आते हैं, कोंकण इलाके के पास से आते हैं, तो उन इलाकों की राजनीति के बारे में बताएंगे कि क्या चल रहा है, कौन आगे है। इसके अलावा सुधीर सूर्यवंशी जी जुड़ेंगे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, इंडियन एक्सप्रेस से, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े हुए हैं। ये सब लोग महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं सबसे पहले राजदीप जी के पास ही चला जाता हूं। वो महाराष्ट्र में हैं, अपने होम स्टेट में घूम रहे हैं, खूब खा पी रहे हैं, चुनाव को समझ रहे हैं। मैं सर आपसे पहले पूछूंगा यही कि कहाँ कहाँ क्या क्या खाया और किसने कितना अच्छा खिलाया। चुनाव फिर आप बताते रहिएगा। अरे अभिनव भाई, मैं तो कल ही आया हूँ। हाँ। शुरुआत मैंने नागपुर से की है जी। हम कल नितिन गडकरी को मिलने गए थे और आप जानते हैं नितिन गडकरी खाने के मामले में कोई कसर नहीं छोड़ते, तो उन्होंने हमें बहुत अच्छा वेजिटेरियन डिनर खिलाया जिसमें खास बात थी जो आम की सब्जी बनती है जी। ये बड़ी अच्छी, यहाँ बहुत महाराष्ट्र की एक अद्भुत सब्जी है, आम से बनती है। जब आप महाराष्ट्र या नागपुर आओगे जरूर उसको खाना। तो थोड़ी दाल और आम की सब्जी जो
रोटी के साथ जो आनंद होता है, तो ये जो आम की सब्जी है जी, वो आपके लिए मैं समझता हूं आप जरूर जब आप महाराष्ट्र आएंगे तो वो जरूर खाइएगा। दूसरी तो आज तो सुबह सुबह पोहा तो होता है ब्रेकफास्ट के लिए, बाकी तो हम दिन भर यहाँ वहां घूम रहे हैं। भंडारा से लेकर गढ़चिरौली तक गए थे चौपर पर, और आज भी एक कार्यक्रम नागपुर में है। और सुबह शरद पवार से भी मुलाकात की थी, वो उसी होटल में रह रहे थे जहां हम थे। तो एक तरह से पूरा दिन चला गया, ये एक ही दिन है, अब 10 दिन का सफर है, अलग अलग जगह जाएंगे। कल कई वर्धा, अमरावती, यवतमाल, तो अलग अलग जगहों में महाराष्ट्र में अलग अलग खाना मिलता है, वो तो मैं आपको रिपोर्ट करता रहूंगा। लेकिन इस समय सबकी निगाह राजनीति पर है। जी, मैं शरद पवार जी से क्या बातचीत हुई ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा, थोड़ा अगर आप बताना चाहें। देखिए, ऑफ कैमरा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ऑन कैमरा तो इतना तो तय है कि शरद पवार पिछले, ये तो एक बड़ी अजीब चीज है कि शरद पवार उद्धव ठाकरे और कांग्रेस से ज्यादा मेहनत करते नजर आते हैं। शरद पवार करीब 2-3 महीने से लगातार रोड पर रहे हैं, 3-4 रैली करते हैं, संगठन को मजबूत कराने में लगे हुए हैं। आप सोचिए 84 साल की उम्र में अगर व्यक्ति इतनी एक तरह से कवायद करता है, इतनी मेहनत करता है, तो बाकी क्यों नहीं करते? ये बड़ा सवाल उठ रहा है यहाँ महाराष्ट्र में कि क्या पिछले 4 महीनों में MVA, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के जो घटक दल है, क्या वो एक तरह से लोकसभा चुनाव के बाद थोड़ा कॉम्प्लेसेंट हो गए? उनको लगा अब तो हमारी जीत ही है, क्योंकि जो उनको बड़ी जीत मिली थी लोकसभा में, इसलिए कई उनके नेता जो है जमीन पर दिखे नहीं, वो तो सीट शेयरिंग में उनका समय जा रहा था। वहीं शरद पवार जमीन पर अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे थे। भाजपा के कई नेताओं को जो भाजपा से दुखी थे उनको वापस लाया, हर्षवर्धन पाटिल जैसे नेता जो हैं उनको पार्टी में शामिल किया। कुछ उनके दुश्मन भी हैं, जैसे हर्षवर्धन पाटिल एक समय में अजीत पवार के कट्टर दुश्मन माने जाते थे, वो आज शरद पवार के साथ आ गए हैं, इंदापुर से चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनको शरद पवार ने बाकी पार्टियों से भी लिया है, यानी वो केवल कुछ 85 या 87 सीट लड़ रहे हैं, लेकिन उनको उम्मीद है कि उनकी स्ट्राइक रेट अच्छी रहेगी, यानी 50-55 की वो उम्मीद कर रहे हैं। और ऐसे में क्या खेल खेलते हैं, यही सवाल है। मैंने उनको पूछा क्या चुनाव के बाद भी कुछ खेल हो सकता है, तो उन्होंने कहा देखिए मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, बाकी सब देखेंगे चुनाव के बाद, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि बड़ी चर्चा महाराष्ट्र में है कि कहीं शरद पवार एक अलग रणनीति करके कुछ अलग दाव ना खेले। क्या अजीत पवार के कुछ जो MLA हैं, अगर वो जीत कर आए, वो एक साथ सब पूरा NCP आ जाए और कोई भी सरकार उनके बगैर ना बने, इस तरह की चर्चा है। लेकिन हाँ, शरद पवार पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। अगर उतना ही प्रयास कुछ MVA के और घटक दल करते तो शायद उनकी स्थिति और बेहतर होती, क्योंकि इस समय महाराष्ट्र में जो स्थिति बन रही है उसमें महायुति ने प्रिपरेशन ज्यादा किया है महाविकास आघाड़ी के मुकाबले, और पैसा भी ज्यादा झोंका है, पूरी ताकत लगा दी है। मनी पावर बहुत है महाराष्ट्र में, और ये कई लोग हमसे कह रहे हैं कि करोड़ों में लोग चुनाव लड़ रहे हैं, केवल 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, लेकिन 15, 20, 30, 40 करोड़ तक जा रहा है हर सीट के लिए। बड़ा महंगा चुनाव हो रहा है महाराष्ट्र में, इसका मतलब तो बिल्कुल अभिनव, मैं अब देख रहा हूं कि किसी ने इस पर कुछ विश्लेषण करना चाहिए कि दक्षिण भारत में मैंने सुना है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ 50 करोड़ से ज्यादा खर्च होता है। कर्नाटका में भी उतना खर्च हो रहा है चुनाव पर, महाराष्ट्र भी उसी लीग में है। ये 4-5 ऐसे राज्य हैं जहां हर व्यक्ति, हर MLA सोच रहा है कि MLA बनने के लिए मुझे शायद करोड़ों में खर्च करना पड़े तो भी ठीक है, क्योंकि मैं एक बार चुनाव जीत लूं तो वो किस्सा कुर्सी का हो जाता है, कैश आ जाएगा। लेकिन इतना ये मनी पावर जो है इस राज्य में बहुत बढ़ गई है, विशेषतर मैं कहूंगा पश्चिम महाराष्ट्र, कोंकण, मुंबई में। इतना ये जहां विदर्भ में मैं हूं, मुझे नहीं लगता उतना पैसा चुनाव पर खर्च होता है जितना इन बाकी एरियाज में होता है, और विदर्भ मराठवाड़ा में थोड़ा कम होता है। लेकिन जितने भी जो कैंडिडेट्स हैं वो सब मानते हैं प्राइवेटली कि पैसा बहुत खर्च करना पड़ता है महाराष्ट्र के चुनाव के लिए। पवार साहब का आपने बताया, गडकरी साहब का भी बता दीजिए, उनसे भी तो आपकी बातचीत हुई बढ़िया,
उनसे देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि गडकरी जी ने कल देवेंद्र फडणवीस का जो कार्यालय है उसका उद्घाटन किया। देवेंद्र फडणवीस जो यहाँ नागपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा में बड़ी चर्चा हुई थी, क्या देवेंद्र फडणवीस और गडकरी में कोई तकरार है, क्या नागपुर का नेता नंबर 1 कौन होगा, क्या फडणवीस ने गडकरी को कमजोर करने की कोशिश की, क्योंकि गडकरी जी का मार्जिन भी कम आया था लोकसभा में। लेकिन ये जब सवाल पूछे गडकरी जी ने मुझे साफ कहा, मैंने ही उनको राजनीति में लाया, मैं उनके पिताजी को अच्छी तरह से जानता था, हम में कोई दुश्मनी नहीं है, मैं पूरी तरह से उनके साथ हूं। देखिए, एक बात साफ है, इस चुनाव में आरएसएस ने अपनी पूरी ताकत झोंक ली है। ये लोकसभा और विधानसभा में बड़ा फर्क है। कई लोगों से मैंने बात की नागपुर में, नागपुर तो आरएसएस का गढ़ भी माना जाता है, उनका हेडक्वार्टर है, लेकिन जो लास्ट माइल पर जो काम करने वाले जो आरएसएस के वर्कर्स हैं, वो गांव-गांव जा रहे हैं, भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, और ये एक बड़ा फर्क है लोकसभा और विधानसभा के बीच की। आरएसएस पूरी तरह से इस चुनाव में सक्रिय है। अच्छा, और शिंदे और अजीत पवार जो ये बीजेपी के अलाई हैं, इनका क्या रुख समझ में आ रहा है? क्योंकि शिंदे तो ये चाहेंगे कितना नंबर आए कि उनका स्टेक बना रहे, बीजेपी भी हो सकता है ये चाहे कि नंबर आए लेकिन इतना ना आए कि ये उद्धव ठाकरे पार्ट 2 हो जाए। क्या कुछ उधर चल रहा है? और कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस तो सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी लोकसभा चुनाव में, 13 सांसद उसके जीत गए। कांग्रेस कहाँ खड़ी है? पहले शुरू करते हैं कांग्रेस से, क्योंकि आपने उनका जिक्र किया। देखिए, कांग्रेस की क्या बात है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, उनका संगठन मजबूत उतना नहीं है जमीन पर, लेकिन उनके लोकल लीडर्स हैं। क्षेत्रीय हर डिस्ट्रिक्ट में एक कांग्रेस मजबूत लीडर खास करके विदर्भ में आपको मिलेगा। तो ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि कांग्रेस रेस से बाहर है, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कांग्रेस ने जितनी मशक्कत करनी चाहिए थी लोकसभा के बाद उतनी नहीं की जमीन पर, और इसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन आजकल विदर्भ में खास करके एक बात चलती है एडीएमके। एडीएमके का मतलब है आदिवासी मुस्लिम दलित कुणबी। कुणबी जो एक बड़ा समाज है किसानों में, और ओबीसी बड़ा समाज विदर्भ में है। ये चारों जो है, कांग्रेस का कहना है ये इनके साथ है। ये एक नया समीकरण बन रहा है विदर्भ में। विदर्भ में 62 सीट है और कांग्रेस को उम्मीद है कि उनको 30-35 मिल सकती है। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई तो है ही, हर जगह में आपको नजर आएगी, और कांग्रेस ने उस तरह का नैरेटिव नहीं बनाया। उनको लगता है जो लोकसभा में संविधान को लेकर जो नैरेटिव था वो विधानसभा में भी चलेगा। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले यहाँ मीटिंग की थी और तब उन्होंने संविधान पर एक बार फिर जोर दिया था, संविधान खतरे में है। ये एक बार तो चला था लोकसभा में। विधानसभा में मुझे लगता है क्षेत्रीय जो इश्यूज है वो ज्यादा हावी रहेंगे। महंगाई बड़ा मुद्दा है, कई लोगों से हम मिलते हैं वो कहते हैं महंगाई बढ़ गई है। वही लाड़की बहन जो सरकार ने स्कीम महिलाओं के लिए लाई है वो भी एक बड़ा मुद्दा है। तो लोकल फैक्टर ज्यादा है, कांग्रेस उसको किस तरह से उसको कैप्चर कर पाती है ये बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि करीब 75 ऐसे सीटें हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर है, और ये सीटें जो है ये तय करेगी कौन नंबर 1 पार्टी बनेगी। बीजेपी इन सीटों पर बहुत मशक्कत कर रही है, उनको लगता है इन सीटों पर वो कांग्रेस को कम से कम टक्कर या हार दे सकती है। खास करके विदर्भ में उनको उम्मीद है कि वो स्थिति बदल सकती है। आपने शिंदे जी और अजीत पवार का जिक्र किया। देखिए, शिंदे पिछले 4 महीनों में बहुत मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने अपनी एक छवि जरूर बना ली, और आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक तरह से बीजेपी को भी डर है कि कहीं शिंदे एक बार फिर मुख्यमंत्री पद के लिए दावा ना करे। लेकिन शिंदे जी का नाम पूरे महाराष्ट्र में पहुंच गया है, लाडली बहन स्कीम उन्हीं के साथ आइडेंटिफाई है, और बीजेपी जहां चाहती है कि फडणवीस मुख्यमंत्री बने, खास करके आरएसएस, वहीं शिंदे पूरी मशक्कत कर रहे हैं। उन्होंने जरांगे पाटिल के साथ भी डील करने की बात हो रही है। अपने कैंडिडेट्स को कैसे मजबूत किया जाए, उनको कितने साधन दिए जाए, बहुत साधन दिए जा रहे हैं ताकि मजबूत से मजबूत कैंडिडेट और ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट शिंदे सेना से आए। आपने अजीत पवार की बात की। देखिए, अजीत पवार इस समय उनको थोड़ी मुश्किलात इस वजह से हो रही है कि हमारे महाराष्ट्र में है कि जो बड़े को छोड़कर जाता है ना, उसको लोग इतना पसंद नहीं करते हैं। वो एक तरह से एक ट्रेडिशन है कि आप किसी शरद पवार आपके बुजुर्ग थे, आपने उनको एक तरह से धोखा दिया, एक प्रचार हो गया है। अजीत पवार उससे उभर करने की कोशिश तो जरूर कर रहे हैं,
लेकिन इतनी आसान नहीं। आज मेरे ही किताब का जो एक एक्सट्रैक्ट है छगन भुजबल पर, वो काफी फर्स्ट हेडलाइन बन गई लोकसत्ता में। उसको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए गए कि अजीत पवार और बाकियों ने एनसीपी को तोड़ा था क्योंकि उनको ईडी का डर था। ये भुजबल ने जो मुझे 1 साल पहले कहा था, ये जो किताब में है, इससे काफी बवाल हुआ है। लेकिन जनरली ये अजीत पवार जो है, उन पर ये एक चैलेंज है कि कहीं ना कहीं ये जो उनकी तस्वीर बन गई, इमेज बन गई कि उन्होंने अपने जो जिनको वो साहेब कहते थे या उनके बुजुर्ग थे, उनको क्यों दगा दिया। तो ये उनके लिए एक चैलेंज है। हालांकि उनके 10-15 ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपने दम पर आ सकते हैं। महाराष्ट्र में ये बड़ी बात है कि कई कैंडिडेट्स हैं वो अपने दम पर आ सकते हैं, भले ही किसी पार्टी में हो। और ये भी हो सकता है जो 95 में हुआ था, जहां 45 इंडिपेंडेंट जीते थे, कई इंडिपेंडेंट छोटे पार्टी रेबल भी जीत सकते हैं। तो इस समय महाराष्ट्र की स्थिति अगले 10 दिन में क्लियर होगी। अभिनव, मुझे लगता है अजीत पवार बनाम शरद पवार, इस समय शरद पवार थोड़े आगे चल रहे हैं। शिवसेना बनाम उद्धव सेना, उसमें शिंदे थोड़े आगे चल रहे हैं, खास करके कोंकण में उन्होंने अपनी मजबूत स्थिति बना ली है। मुंबई में क्लियर नहीं है कि कितने सीटें उद्धव सेना ला पाएगी। और विदर्भ और मराठवाड़ा में जो बैटल है वो ज्यादातर कांग्रेस भाजपा का है। तो ये 3 बैटल में कौन आगे रहेगा, ये अलग अलग बैटल्स है। भाजपा बहुत कोशिश कर रही है। मैं समझता हूं कि जो लोकसभा की स्थिति है वो विधानसभा में दोहराई नहीं जाएगी। इस पर भाजपा पूरी प्रयास कर रही है और ओबीसी फैक्टर को लेकर ही वो कई इलाकों में अपना प्रचार भी कर रही है। एक तरह से जो हरियाणा में भी उन्होंने किया था, वो महाराष्ट्र में भी कर रही है। ये आप पूरा सार लगभग आप समझा रहे हैं। साहिल जी भी हमारे साथ हैं। साहिल जी, ऐसा क्या हुआ है बीते कुछ महीनों में कि लोकसभा चुनाव में जो क्लियर कट मेजॉरिटी मिली और सीटें ज़्यादा मिली एमवीए को, महाविकास अघाड़ी को, वो अब बात आ गई कि अब मुकाबला क्लोज है। क्या रहा ऐसे बीते 4-5 महीनों में? देखिए, सरकार जब आपके साथ होती है ना, तब आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। आपके पास कोर्स करेक्शन का एक मौका रहता है, क्योंकि सरकार आपके पास पर रहती है। और सरकार आपके पास रहती है तो आप कुछ ऐसी योजनाएं घोषित कर सकते हो कि जिसके वजह से जनमत शायद आपकी तरफ मुड़ जाए। तो उसका पूरा फायदा ये महायुति ने उठाया। अब इसको आप पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें तो बहुत सही कदम भी हो सकता है कि भाई आपको अगर जिसके वजह से जीतने का मौका मिल रहा है वो आपको क्यों नहीं करना चाहिए। तो उस तरीके से कदम उठाए गए। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी के पास सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उनका कोई एक क्लियर लीडर नहीं है, जिसके वजह से किसी एक की इर्द गिर्द वो महाविकास आघाड़ी नहीं घूम रही है। वहां पर एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस है कि जो एकदम बड़ी पार्टी बनी। दरअसल महाविकास आघाड़ी का जो आपसी गणित था वो भी थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले क्लियरली उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी के नेता थे और महाविकास आघाड़ी में वो जो कहते थे वो फाइनल हो जा रहा था कि अगर उन्होंने कहा कि नहीं 21 सीट हम लड़ेंगे तो लड़ेंगे, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट कर लिया लेकिन हम लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद हुआ यह कि कांग्रेस अचानक नंबर 1 की पार्टी हो गई। कांग्रेस को एक बूस्ट मिल गया। उस बूस्ट का इस्तेमाल उन्होंने इस तरीके से किया कि भाई अभी हम जो बोलेंगे उस तरीके से भी होना चाहिए, हम भी इतने आसानी से चीजें नहीं छोड़ेंगे। दूसरी अहम बात मुझे ऐसी लगती है कि एक गोल्डन पीरियड होता है आपका जीतने के बाद। अब वो मोमेंटम जारी रखने के लिए वो गोल्डन पीरियड कहीं ना कहीं मिस हो गया। महाविकास आघाड़ी में एक डिस्कशन ये चल रहा था कि कैंपेन पीक हो जाएगा अगर अभी से हम लोग इसके बारे में कुछ करना शुरू करें तो वो गोल्डन पीरियड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि महाविकास आघाड़ी ने मिस कर दिया। कि जैसे अगर सपोज शिवसेना यूबीटी 9 सीटें जीत गई थी तो 9 सीटों के ऊपर उन्हें उसे डबल कैसे किया जाए वहां के कॉन्स्टिट्यूएंसीज मार्क करके, क्योंकि तब तक ये चीज साफ उभर कर आई थी 4 जून को कि भाई कौन से असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कौन सा गठबंधन आगे है, ये बात क्लियर हो गई थी। तो अब ऐसे में जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आप आगे हो, जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आप बहुत कम सीटों से पीछे, कम वोटों से पीछे हो, तो उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कैंडिडेट स्टैक करके रख लो या वहां पर जाके प्रचार करो या उस तरीके की चीज जो है ना वो महाविकास आघाड़ी नहीं कर पाई। तीसरी अहम बात यह है कि लोकसभा चुनाव में इनकी आपसी होड़ नेता कौन बनेगा उसको लेकर थी ही नहीं, क्योंकि उनको सर्वाइवल दिख रहा था। कांग्रेस ऐसी सिचुएशन में थी कि भाई 1 सीट पर तो वो जीते थे, अब वो 1 सीट से 2 भी हो जाए तब भी कांग्रेस के लिए 100% ग्रोथ थी।
तो इसके लिए जो भी चाहे वो करने के लिए वो तैयार थे, पूरे जोर शोर से लगे हुए थे, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को ये पता चल गया था महाराष्ट्र में कि ये वक्त है कि अगर वो आपस में लड़ेंगे, अपनशिप करेंगे एक दूसरे के खिलाफ, तो खत्म हो जाएंगे। शिवसेना यूबीटी का अपना संघर्ष था, अगर वो लोकसभा चुनाव में सीटें नहीं जीतते तो विधानसभा के पहले ही खत्म हो जाते। वही चीज शरद पवार के साथ भी थी, उनके तो घर की भी लड़ाई थी कि बारामती की लड़ाई उनके लिए जीतना मतलब अहम बात बन गई थी पूरी तरीके से। तो इसके लिए वो सारा चीज जो है ना पूरी उन्होंने ताकत झोंक दी। लोकसभा के बाद जो एक लंबी सांस लेने की फुर्सत जो उनको मिली है ना, वहां से चीजें थोड़ी सी गड़बड़ा गई और उसका मौका महायुति को मिला, क्योंकि उन्हें समझ में आया कि अभी हमारे पास 3 महीने रह गए, अब जो हो सके वो उन्हें करना चाहिए। अमित शाह का भाषण मुझे याद है, उसके बाद जब वो आए थे महाराष्ट्र के 5 अलग अलग रीजन्स में जाके उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत की थी, तब उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि साम दाम दंड भेद हर चीज को इस्तेमाल करना होगा, लेकिन किसी भी हालत में हमने महाराष्ट्र का चुनाव हमें जीतना है। तो इसके वजह से वो लोग चार्ज हो गए उस चक्कर में। वही महाविकास आघाड़ी लंबी सांस लेने के चक्कर में थोड़ी लूज हो गई उसमें, और इसके वजह से वो दोनों बराबरी पर आ गए। जो और बाकी एडिशनल फैक्टर्स भी है, जैसे फॉर एग्जांपल पहली बार मैं देख रहा हूं महाराष्ट्र में कि चुनाव के पहले नॉर्मली जिसे हम कहते हैं ना कि कैटल फार्म्स लग जाते हैं, यानी जिसे मराठी में चारा छावनी कहते हैं, यानी अब बारिश कम हो गई है, अकाल की स्थिति है, तो किसान अपने जो कैटल्स है जिनको वो खाना मतलब उनका चारा नहीं दे सकते, तो उनके लिए एक अलग से व्यवस्था करती है सरकार और वहां पर उन्हें ले जाती है। तो वो सारी चीजें होती थी, लेकिन इस बार बारिश अच्छी हो गई है, तो इसके वजह से वो एक गुस्सा जो किसानों में था वो कम हो गया। जो फैक्टर्स लोकसभा चुनाव में इनके खिलाफ चले गए, महायुति के खिलाफ, उस पर काम करने का महायुति को मौका मिल गया। तो इसके वजह से ना महायुति और ज्यादा तैयार है। नॉर्मली आप सरकार में होते हो ना, तो आपको ये मौका मिलता है, आपको एक मोमेंटम मिलता है। और 2014 की तरह नहीं था कि एक बड़ा हिट लग गया था कांग्रेस को कि उधर उससे वो उभर ही नहीं पाए विधानसभा चुनाव तक। लोकसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में दोनों गठबंधनों में ज्यादा वोट प्रतिशत का डिफरेंस नहीं था, तो जिसके वजह से वो एक मौका महायुति को मिला जो उन्होंने ग्रैब कर लिया। इक्विप्ड विद द गवर्नमेंट हाथ में होने का एक जो फायदा होता है ना, वो पूरी तरीके से उन्होंने उठा लिया। इसी देखिए, गवर्नमेंट आपके हाथ में होती है ना, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट भी और राज्य की सरकार भी, तब अगर कोई बगावत खोरे ना, उसको आप जाके बोल सकते हो कि भाई शांत हो जाओ, हमारे पास बाकी रास्ते भी है, या उसको आप मना सकते हो, या आप उसको बोल सकते हो कि भाई ये नहीं, आपको ये दे देंगे। तो आप एडजस्टमेंट करने का आपके पास कैपेसिटी ज्यादा होता है। जब आप विपक्ष में होते हो तो आपके पास वो कैपेसिटी होता नहीं है। तो ये एक चीज जो है ना, वो महायुति के फेवर में चली गई। इसके लिए अभी फिलहाल वो इक्वल नजर आ रहे हैं। और एक बात है ना, 2019 के चुनाव ने सिखा दी थी बीजेपी को कि कितनी भी लहर रहे लोकसभा चुनाव में, अंत में विधानसभा चुनाव या लोकल फैक्टर्स पर, या वो उस असेंबली सेगमेंट में आप कैसे चुनाव लड़ते हो, उस पर भी डिपेंड होता है। तो वो बात उनके दिमाग में रह गई थी, और कहीं ना कहीं उसके इर्द गिर्द उन्होंने अपनी सारी जो रणनीति है ना वो बना के रखी। इसके वजह से हमें ये क्लोज फाइट जो है ना फिलहाल नजर आ रहा है उसमें। क्योंकि हम लोग राजनीतिक पत्रकार के तौर पे बहुत सारे चुनाव देख रहे हैं, और अब हमें साहिल जी ना चौंकने की आदत हो गई है। हर चुनाव के बाद ये होता है कि जो समझदार लोग हैं या फिर बहुत चालाक लोग हैं, वो कहते हैं नतीजे चौंकाने वाले होंगे। मैं आपसे अभी पूछ लेता हूं कि महाराष्ट्र चुनाव में क्या चौंकाने वाला होगा? नहीं, वो डिपेंड करता है कि आप क्या उम्मीद लगाकर बैठे हो, उस पर आपको चौंकाने का मौका मिलेगा। अगर आपको लगता है कि पर्टिकुलर आदमी पार्टी जीतने वाली है, तो शायद चौंकाने वाले नतीजे निकल जाए आपके लिए। अगर आपको लगता है कि दूसरी पार्टी जीतने वाली है, तो उसके खिलाफ चला गया, तो चौंकाने वाले नतीजे निकल जाए। मेनली चौंकाने वाले नतीजे इसलिए हम कह रहे हैं ना, क्योंकि एग्जिट पोल सबके गलत हो गए, लोकसभा में भी और विधानसभा में। और एग्जिट पोल गलत होने का सबसे बड़ा कारण यह है ना कि हमारे यहाँ पर वोट प्रतिशत का सीट कन्वर्जन जो है ना, वो कई बार गलत हो जाता है, क्योंकि कई सारे फैक्टर उसमें काम करते हैं। और महाराष्ट्र जैसे राज्य में, जहां पर वोट प्रतिशत में डिफरेंस काफी कम है, नंबर 1। नंबर 2, अलग अलग रीजन में अलग अलग फाइट है, उस रीजन के भीतर अलग अलग जिले में अलग अलग तरीके की फाइट है। तो जितना आप लोकल जाओगे ना, उतना ज्यादा डिफिकल्ट हो जा रहा है। तीसरी बात यह है कि चौंकाने वाला नतीजा इसलिए भी शायद हो सकता है क्योंकि कई सारी चीजें जो ह्यूमनली इम्पॉसिबल है किसी भी व्यक्ति के लिए, कि भाई अब जैसे सांगली पैटर्न आपने देखा होगा, लोकसभा चुनाव में आया था कि जिसमें सांगली लोकसभा सीट पर महाविकास आघाड़ी का एक कैंडिडेट खड़ा रहा,
उसके सामने बीजेपी का यानी महायुति का सिटिंग एमपी वहां पर खड़ा था, जो भी एनसीपी से ही आया था दरअसल, लेकिन सिटिंग एमपी वहां पर खड़ा था और उसके महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट के खिलाफ बगावत करके जो कांग्रेस के कैंडिडेट है वो वहां पर खड़े थे, ठीक है। लेकिन महाविकास आघाड़ी के वोटरों ने ऐसा नहीं किया कि भाई स्प्लिट होके वापस बीजेपी जीत गई। उन्होंने स्ट्रेटेजिक वोटिंग करके जो महाविकास आघाड़ी का जो बगावत मतलब रिबेल कैंडिडेट था उसको जिता दिया उन्होंने, और अच्छी खासी मार्जिन से जिताया। ऐसा नहीं कि टफ फाइट हुई या ऐसा कुछ हुआ, ठीक ठाक मार्जिन से उसको जिता दिया। अब ये सांगली पैटर्न 48 सीटों में एक जगह पे हुआ। अब सोचिए 288 सीटों में, जहां पर कम से कम 70 से ज्यादा सीटें ऐसी है कि जहां पर ऐसे आपको अलग अलग पार्टी के रिबेल्स, पुराने लोग या एक दूसरे के खिलाफ इस तरीके से लोग खड़े हैं। अब वो एक कैलकुलेट करना ठीक है, लेकिन 70-75 सीटें इस तरीके से कैलकुलेट करना ना थोड़ा सा ह्यूमनली डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि जहां पर ऑलमोस्ट इक्वल फाइट हो जाएगी। उसके अलावा जो बाकी फैक्टर्स है ना वो धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का एक फैक्टर हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि राज ठाकरे की रैलीज काफी अच्छी तरीके से चल रही है। मैं ये नहीं कहता कि वो पूरा वोट कन्वर्जन हो जाएगा, क्योंकि उनका बेस काफी कम है महाराष्ट्र में आज की स्थिति में, लेकिन वो डैमेज जरूर कर सकते हैं। अब उनका कैंपेन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो एकनाथ शिंदे को टारगेट कर रहे हैं लेकिन बीजेपी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। तो वो उस तरीके से अगर देखें तो वो किसको डैमेज करेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो ये जो छोटे छोटे फैक्टर्स है ना, इसका भी बड़ा ये होगा। लेकिन मेरे ख्याल से आज की स्थिति में फाइट बड़ी ही क्लोज फाइट है। जो रिबेल फैक्टर्स हैं, इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं, छोटे पार्टी वाले फैक्टर्स हैं, उन्होंने इस फाइट को और इंटरेस्टिंग बना दिया है। लेकिन अगर बीजेपी या महायुति के लिए ये फाइट आसान होती तो जून महीने के बाद यानी जुलाई महीने से इस तरीके की योजनाओं को डिक्लेयर करना जरूरी नहीं समझते वो। सिर्फ इतना ही नहीं तो महाविकास आघाड़ी के घोषणा पत्र जारी होने के एक दिन पहले उन्हीं अपनी ही योजनाओं में इजाफा करने के लिए कुछ नया अनाउंसमेंट भी वो नहीं करते। तो इसके लिए वो भी इस चीज पर ध्यान रखे हुए हैं। और मेरे ख्याल से वोट प्रतिशत की बात करें तो ऑलमोस्ट दोनों का वोट शेयर एक बार फिर आपको एक जैसा नजर आएगा। सीट्स जो है ना वो अलग अलग तरीके से आपको यहां पर नजर आएगी। तो चौंकाने वाली बात सिर्फ इतनी होगी कि क्लियर विनर अगर यहां पर निकल आए कोई इन दोनों में से, तभी चौंकाने वाली बात होगी, ऐसा मुझे लगता है। आपके मुताबिक क्या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों गठबंधन बहुमत ना पाए और निर्दलीय या जो और अन्य छोटी पार्टियां हैं वो एक फैक्टर बन के उभर आए? बिल्कुल हो सकता है ना कि इंडिपेंडेंट लोग भी वहां पर जीत सकते हैं। जो इंडिपेंडेंट उनके हाथ में चाबी जा सकती है। एक एक दो दो सीट जीतने वाली पार्टियां, उनकी भी वहां पर उनका खेल भी हो सकता है। लेकिन देखिए, महायुति को सरकार बनाना है तो उनको बस 130 के ऊपर सीटें जीतनी है। जरूरी नहीं है कि उनको 144 सीटें जीतनी है। लेकिन महाविकास आघाड़ी को सरकार बनाना है तो उनको 150 के ऊपर जाना ही होगा, क्योंकि वो भुगत चुके हैं 2022 में और 2023 में। और सरकार बनाने के लिए सिर्फ 3 दिन है। जी, सरकार बनाने के लिए सिर्फ 3 दिन मिलेंगे, उसका भी एक खेल होगा। सरकार बनाने के लिए कितने दिन मिलेंगे वो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि क्या है ना, उसमें अलग अलग ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। या क्या क्योंकि गवर्नर के हाथ में अगर खेल चला गया तो गवर्नर कुछ भी सोच सकते हैं। क्या वो प्री पोल अलायंस को मानकर उनको गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए बुलाएंगे, या फिर वो वेट करेंगे कि भाई मेरे पास आप आइए, मैं 4-5 दिन वेट करता हूँ या हफ्ता दिन वेट करता हूँ, या फिर वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाएंगे और बोलेंगे कि आप डिसाइड करो किसको बनाना, या उनके तरफ से आप बुलाएंगे। तो उनके पास भी कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं। तो खेल के लिए तैयार रहिए 23 तारीख के बाद के। ये बात तो डेफिनेटली है उसमें कि भाई कुछ ना कुछ तो आपको खेल देखना पड़ेगा। देखिए, एनसीपी अजित पवार के विधायक जो है ऑलरेडी कहना शुरू कर दिया उन्होंने। नवाब मलिक खुले तौर पर कह रहे हैं कि असली खेल तो 23 के बाद शुरू होगा। तो ये चीज भी हमें देखने मिल सकती है। लेकिन जितना ग्राउंड पर हम बात कर रहे हैं ना, लोगों का उत्साह खत्म हो गया है एक तरीके से, कि वो कंफ्यूज है काफी हद तक। ये भी साफ उसमें नजर आता है। वो मन नहीं बना पा रहे हैं कि अभी भी क्या कर रहे हैं। इसके लिए आप सर्वे में भी देखिए ना, एक बड़ा चंक आपको ऐसा नजर आता है अनडिसाइडेड टाइप का, जैसे चीफ मिनिस्टर कौन होना चाहिए। तो सी वोटर के सर्वे में 25% लोगों ने बोला कि नहीं बता सकते आज की स्थिति में कौन होना चाहिए। फिर हमारी एक संवाददाता गई थी बीजेपी प्रधानमंत्री की रैली में, आज जो रैली हुई वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे थे कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो ये बड़ा अजीब बात है कि अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग बोल रहे हैं। आप मुस्लिम एरियाज में चले जाइए, वहां पर शिवसेना का कैंडिडेट ना भी हो, मालेगांव हो या
भिवंडी में या यहाँ पर, वो उद्धव ठाकरे नेता अच्छे बोल रहे हैं। तो बड़ा विचित्र तरीके का सिचुएशन है। मतलब आप जितने कॉम्बिनेशंस सोच सकते हो ना, उतने कॉम्बिनेशंस आपको यहाँ पर नजर आएंगे। तो चुनाव बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है आज की स्थिति में, और मैं रिस्क नहीं उठाऊंगा आज की स्थिति में छाती ठोक कर ये कहने के लिए कि भाई यही होगा, ऐसा ही होगा, लाडली बहना को ही प्रतिशत मिलेगा या उसके खिलाफ ही वोट जाएगा। ये मैं रिस्क आज की स्थिति में तो लेने के लिए तैयार नहीं हूं। लोग भी शांत है, तो मुझे लगता है कि हमको लोगों को मौका देना चाहिए सोचने का अभी भी, क्योंकि बहुत सारे लोग अनडिसाइडेड मुझे नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, महाराष्ट्र में पहली बार ऐसी स्थिति उमड़ी है कि 20% से ज्यादा फ्लोटिंग वोट्स है, और वो फ्लोटिंग वोट्स है तो वो उस स्थिति के हिसाब से सोचेंगे या किस तरीके से सोचेंगे, वो भी देखना होगा। मतलब महाराष्ट्र एक ऐसी खिचड़ी बन चुकी है जिसमें दाल और चावल के अलावा ढेर सारी सब्जियां हैं रंग बिरंगी। और अब महाराष्ट्र इससे ज़्यादा, मैं राजदीप सर आपसे ये समझना चाहता हूं कि एक महाराष्ट्र है जहां पे विश्वजीत कदम जैसा कोई नेता आता है, सांगली मॉडल की बात कर रहे थे, वो जीतते हैं 1.5 लाख वोटों से, 89% वोट उनको मिल जाता है। और वही महाराष्ट्र है जो लोकसभा में सबसे लोएस्ट अंतर वाली सीट 48 वोटों से लोकसभा तय करता है। वही महाराष्ट्र है जो एक कैंडिडेट को इतना वोट देता है कि दूसरे नंबर पे नोटा रहता है। महाराष्ट्र इतना ज़्यादा उलझ गया है कि अब जो है दिल्ली से कम समझ पाना तो बड़ा मुश्किल है। आप बताइए कि अभी जो है महाराष्ट्र में अगर महायुति जीती तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा, और महाविकास आघाड़ी जीती तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आज जब मैंने शरद पवार जी को अभिनव इंटरव्यू किया तो ये सवाल मैंने उनको पूछा कि आपका मुख्यमंत्री के लिए कैंडिडेट कौन बनेगा, और उन्होंने एक बड़ी न्यूज पॉइंट दी। उन्होंने कहा कि जिस दल को सबसे ज्यादा सीटें आई है, मेरा मानना है उस दल का मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो मैंने कहा लेकिन उद्धव ठाकरे और उनके समर्थक कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे को होना चाहिए मुख्यमंत्री। तो उन्होंने साफ कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि उद्धव ठाकरे को ही होना है, जिस दल को सबसे ज्यादा महाविकास आघाड़ी में मिलेंगे, अगर हमारे नंबर बने तो उनका मुख्यमंत्री होगा। अब इंटरेस्टिंग बात है, 2004 में जब एनसीपी को सबसे ज्यादा सीटें आई थी, तब विलासराव देशमुख कांग्रेस के बने थे। और अजीत पवार के बारे का दुख यही है कि जब मौका भी था तब शरद पवार ने एनसीपी से अजीत पवार को बनने नहीं दिया। आज शरद पवार साफ कह रहे हैं जिस दल को सबसे ज्यादा सीटें आएगी उनका मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये महाविकास आघाड़ी की बात हुई। जहां तक महायुति की बात है, एकनाथ शिंदे और उनके समर्थकों ने सीधी तरह से उनको प्रोजेक्ट किया। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात देख रहा हूं कि जब एकनाथ शिंदे का चेहरा किसी बड़े पोस्टर पे होता है तो वो दूसरे नेताओं से बड़ा होता है, लेकिन जब आप ग्रामीण विदर्भा में जाओगे तो देवेंद्र फडणवीस का पोस्टर है नरेंद्र मोदी जी के साथ। तो जहां भाजपा का कैंडिडेट है वहां ज्यादातर आप देखेंगे फडणवीस का फोटोग्राफ। जहां शिवसेना शिंदे जी का कैंडिडेट है तो केवल शिंदे जी का फोटोग्राफ सबसे ज्यादा सबसे बड़ा नजर आता है। और जहां अजीत पवार के कैंडिडेट है वहां अजीत पवार का चेहरा बड़ा नजर आता है। तो वहां जरूर लड़ाई हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है बीजेपी को कितनी सीटें आती है। अगर महायुति को क्लियर मेजोरिटी आती है और बीजेपी को बहुत ज्यादा सीटें आती है तो देवेंद्र फडणवीस अभी भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मी पुन्हा येईन जो उन्होंने 2019 में कहा था, शायद 2024 में वो सही साबित हो सकता है। लेकिन अगर उनके नंबर वही हाफ पे मार्क पर रहे या जैसे साहिल कह रहे हैं त्रिशंकु हो जाए तो मुझे लगता है शिंदे जी के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि तब शिंदे जी अपना खेल जरूर खेलेंगे। उन्होंने बहुत प्रयास किया है कि कई ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को भी स्पॉन्सर करने के लिए, उनको भी एक तरह से अपनी तरफ करने के लिए। आप ये भी जाने कि बीजेपी ने भी ऐसे कितने, साहिल को एग्जैक्ट नंबर मालूम होगा, करीब 17 कैंडिडेट है जो बीजेपी से हैं जो अन्य पार्टियों में गए हैं। और शरद पवार ने भी ये कहा जाता है कुछ एनसीपी के अजीत पवार गुट के कैंडिडेट्स हैं जिनके साथ उनका संपर्क चल रहा है। तो महाराष्ट्र एक शतरंज के खेल की तरह है जहां सब मोहरे हैं और 2-3 ग्रैंड मास्टर चलाते रहते हैं किस तरफ क्या होगा। तो साहिल ने बिल्कुल सही कहा, ऐसे समय में कहना कि किसकी जीत होगी बहुत मुश्किल है। हरियाणा के बाद तो और ही मुश्किल है, लेकिन महाराष्ट्र आप लोग का कॉन्फिडेंस हिल गया है क्या? आप प्रेडिक्ट करने में हरियाणा के बाद आपका कॉन्फिडेंस हिला हुआ है क्या? बिल्कुल हिला हुआ है, बिल्कुल। और मुझे लगता है पत्रकारों ने अभी कभी ये प्रिडिक्ट ही नहीं करना चाहिए, जो हकीकत जो हमें दिखती है वो कहना। जैसे मैं गढ़चिरौली में था, वहीं कई लोगों ने कहा देखिए गढ़चिरौली को भाजपा के नेता मोदी सरकार ने नक्सल मुक्त किया है,
कुछ इलाकों में है थोड़े बहुत नक्सली, लेकिन ज्यादातर उतनी घटनाएं नहीं होती अब गढ़चिरौली में। वहीं मुझे एक आदिवासी यूथ लीडर ने कहा कि देखिए यहाँ बेरोजगारी बहुत बड़ी है, गार्डियन मिनिस्टर आते नहीं थे और कोई सुविधाएं नहीं है, और ये भी कहा कि जो हमारी जमीन थी वो माइनिंग कंपनीज को दी गई और हमें कॉम्पनसेशन नहीं मिला। तो आपको ऐसे भी लोग मिलते हैं जो तकरार करते हैं और ऐसे भी लोग मिल रहे हैं जो कहते हैं नहीं नहीं मोदी जी और फडणवीस ने अच्छा काम किया है। तो ऐसी स्थिति में कहना, खास करके क्योंकि इतने कैंडिडेट्स हैं, गढ़चिरौली में भी रेबल कैंडिडेट हैं, जो सिटिंग एमएलएस हैं उनको टिकट नहीं दी गई। एक ऐसी जगह है जहां पिताजी अपनी बेटी के सामने लड़ रहे हैं। इस तरह के परिवार भी बढ़ गए हैं महाराष्ट्र में। तो ऐसी स्थिति में कहना कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री बहुत मुश्किल है। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण देता हूं। मैं सुबह अनिल देशमुख को मिला जो पूर्व गृह मंत्री थे। अब उनके कंस्टिट्यूंसी में अनिल देशमुख नाम के एक और व्यक्ति को टिकट दी गई है, वो भी एनसीपी के सिंबल घड़ी पर। एक किसान है जिसका नाम अनिल देशमुख है, उसको एनसीपी अजीत पवार लड़ा रही है एक ऐसे कंस्टिट्यूंसी में जहां भाजपा का कैंडिडेट है। लेकिन इसके बावजूद उनके सहयोगी दल एक ऐसे व्यक्ति को देते हैं ताकि वोटर कंफ्यूज हो जाए। अब आप सोचिए इस लेवल पर कंफ्यूजन करने की कोशिश हो रही है। ये महामेस है, ये महाराष्ट्र नहीं है, ये महामेस है जहां तक चुनाव का। आप सोचिए क्या क्या शातिर दिमाग चल रहे हैं कि आप एनसीपी कैंडिडेट अजीत पवार गुट के कैंडिडेट को घड़ी सिंबल देके अनिल देशमुख का नाम जिसका है उसको अनिल देशमुख के खिलाफ लड़ा रहे हैं। ये यहां तक है। आप उत्तर प्रदेश, यहाँ मुझे लगा आप लोग राजनीति में नंबर 1 है, लगता है आज आपको हम महाराष्ट्र वाले भी पीछे छोड़ रहे हैं। भी हमारा ही है सर, हम भारतीय हैं। देखिए वो है, लेकिन मैं देख रहा हूँ हर राज्य में अलग अलग राजनीति होती है। सब शतरंज के खिलाड़ी है, सब चाणक्य अपने आप को कहते हैं। तो चाणक्य नीति बहुत हो रही है महाराष्ट्र में भी, किसको कैसे गिराया जाए, किस इंडिपेंडेंट को स्पॉन्सर किया जाए, किस रेबल को प्रोत्साहित किया जाए। इस तरह की राजनीति इस समय महाराष्ट्र में हो रही है और ये इंडिपेंडेंट रेबल फैक्टर ही मुझे लगता है आखिर में तय करेगा किसकी बनेगी सरकार। बहुत मतलब महीन राजनीति चल रही है। और आपकी बातचीत से एक बात तो समझ में आ रहा है कि हरियाणा के नतीजों ने जो है ना सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थक दलों को हिलाया है, इसमें जो भविष्यवक्ता हैं या राजनीतिक पोल पंडित हैं या पत्रकार हैं वो भी अब बच रहे हैं ये कहने से कि महाराष्ट्र में क्या होगा। वो अभी बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं, देखने। नहीं, मैं एक चीज ऐड करूं क्या मैं इसमें? जी देखिए ऐसा है ना, कभी कभी आपको ना क्लियर सिग्नल्स मिलते हैं। मतलब आपको प्रेडिक्शन तब करना चाहिए कि आपको क्लियर सिग्नल्स मिल रहे हैं, ना कि मतलब आप जब ग्राउंड पे जाते हो। मतलब मैं तो ये पालन करता हूं इसका। जैसे 2019 में मैं यूपी में था, तब मुझे क्लियरली दिख रहा था लोकसभा के समय कि एसपी बीएसपी साथ में आने के बावजूद भी बीजेपी या मोदी या योगी इनके साथ में लोग वहां पर नजर आ रहे थे पूरी तरीके से। वहीं लोकसभा चुनाव के टाइम पे भी ये सब बातें हो रही थी कि लाभार्थी है, फलाना है, इतने सारे लोग हैं, ये टूट गया है, इनके पास सत्ता है। लेकिन फिर भी ग्राउंड पे ना लोग सीधे क्लियरली बोल रहे थे। वो एक माहौल नजर आ रहा था कि नहीं भाई इस बार जो भी हो जाए हमको एक बार सबक सिखाना है करके। तो इसके वजह से ना वो बोलना ठीक लग रहा था कि भाई जीतेंगे हारने से भी ज्यादा ये हम लोग तो जरूर कह पा रहे थे कि भाई हवा अलग चल रही है, हवा खिलाफ चल रही है। लोग एक दूसरे को वोट दे रहे हैं। महाविकास आघाड़ी में केमिस्ट्री जबरदस्त है। मुस्लिम शिवसेना यूबीटी को वोट दे रहे हैं, मुस्लिम शिवसेना के कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं, शिवसेना के कार्यकर्ता वर्षा गायकवाड़ कांग्रेस के नेता का प्रचार कर रहे हैं। तो ये सारा चीज है ना दिख रहा था वहां पर। वहीं अजीत पवार के आने की वजह से बीजेपी के जो कार्यकर्ता, नेता या ये सब टाइप के लोग हैं ना, वो थोड़े से उन पर सवाल पूछने के बाद समझ में नहीं आ रहा था उनको क्या जवाब दे रहे हैं। अब क्या है ना, थोड़ा समय निकल गया है इसके लिए। तब जो है ना बोलना बड़ा आसान था, अब क्या है थोड़ा समय निकल गया। अब आप किसी को अजीत पवार आपके साथ क्यों है ये पूछो तो बोल देते हैं क्या नहीं ठीक है तो है, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। आज देखिए जैसे नवाब मलिक आज मेरे शो पर थे आज तक पर, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि भाई योगी आदित्यनाथ जो बोल रहे हैं उसके वजह से नुकसान हो जाएगा महायुति का, जैसे लोकसभा में हुआ था। अजीत पवार बोल रहे हैं कि बाहर से आकर यहाँ पर बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र वो सब चीज एक्सेप्ट नहीं करेगी करके। वो सब तब नहीं हो रहा था। तो इसके लिए ना गेम अलग है थोड़ा। तो इसके लिए हमें तो इसीलिए हम लोग मैं प्रेडिक्ट नहीं करना चाहता, वरना लोकसभा में साफ नजर आ रहा था। हम लोग एग्जिट पोल पर प्रेडिक्ट नहीं कर रहे थे उस वक्त। हम लोग
जो ग्राउंड पे हमको दिख रहा था उसके आधार पर बोल रहे थे। आज की स्थिति में लोग ही कंफ्यूज है। और तब भी यही चीज थी कि 20 से 25% फ्लोटिंग वोट पहली बार महाराष्ट्र में हमको दिखाई दे रहे थे। इस बार भी हमको फ्लोटिंग वोट काफी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। खिचड़ी है उसमें। तो जब तक ये फ्लोटिंग वोट है ना, तब तक आपको क्लियर प्रेडिक्शन देना सीट वाइज है वो बड़ा मुश्किल है। आप हवा का प्रेडिक्शन दे सकते हो एक बार कि भाई हवा यहां पर बह रही है, लेकिन सीट का प्रेडिक्शन ये टेढ़ी खीर है। और इसके लिए मेरे ख्याल से थोड़ा महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में सीट प्रेडिक्शन को लेकर बचना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है आज की स्थिति में। जी बिल्कुल। और सबकी निगाहें मछली की आंख पर ही हैं और मछली जो है अभी मिल नहीं रही है। खैर, एक लास्ट कमेंट आपसे ले लेता हूं राजदीप सर, फिर मैं बाकी मेहमानों की तरफ चलूंगा। मछली कहाँ की अच्छी होती है, गोवा की, महाराष्ट्र की या तमिलनाडु की? अरे यार देखो, यही तो मुसीबत आपकी है अभिनव और लल्लन टॉप की। आप फिर ये फिर वायरल हो जाएगा। देखिए, मैं वैसे गोवा से आता हूं, इसलिए मैं पहला स्थान गोवा को देना चाहता हूं। लेकिन मेरी बीवी जिसका आज जन्मदिन है वो बंगाल से आती है। और सच बताए ना कि शादी के कितने अब 30 साल हो गए, उसके बाद मैं बीवी के खिलाफ नहीं जा सकता इन मामलों पर। बाकी मामलों पर, राजनीति पर जा सकता हूं, लेकिन खाने के मामले पर नहीं। तो हालांकि मैं कहना चाहता हूं कि गोवा और कोंकण भी, महाराष्ट्र यानी रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अगर आप जाए आपको बड़ी अच्छी मछली मिलती है। खास करके हमारा जो बांगड़ा होता है बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन अंत में मैं आज कहूंगा कि बंगाल की मछली महाराष्ट्र से अच्छी है, ताकि मेरे जो फैमिली लाइफ है वो सुखी रहे। मैं दुख उसमें नहीं लाना चाहता। और मेरी पत्नी का आज बर्थडे है, तो और कारण है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि महाराष्ट्र की मछली बंगाल से अच्छी है। बंगाल की मछली बड़ी मीठी होती है, उनकी भाषा की तरह। हम तीखा करते हैं, जिसे आप क्या कहें, थोड़ा तीखा होता है हमारी मछली, उसमें हम तीखा भी डाल देते हैं, थोड़ा मसाला डाल देते हैं। तो अगर आपको ज्यादा मसाला पसंद है तो महाराष्ट्र आ जाइए, अगर आपको इतना मसाला पसंद नहीं है तो बंगाल चले जाइए। और तमिलनाडु की तो बात ही अलग है, उनके यहाँ भी बहुत ही अच्छी मछली होती है। और मेरे तमिल दोस्त है वो बड़े नाराज हो गए अगर मैं कहूं कि उनकी मछली अच्छी नहीं होती है। मैं आपको एक कहूं, मैंने कुछ दिन पहले प्रॉन्स बड़े अच्छे खाए। वो हम क्या कहते हैं हिंदी में, झींगा कहते हैं मराठी में। लेकिन वो आपको उड़ीसा में बहुत अच्छे मिलते हैं आजकल। उड़ीसा से जो प्रॉन्स आते हैं बहुत अच्छे होते हैं। देखिए, जैसे आपने कहा हम सब भारतीय हैं, मछली कहां से भी आई, मछली पेट में चली जाए, यही अब बात अच्छी होती है। तो जब तक आप आइए जरूर अभिनव महाराष्ट्र, हम आपको मछली बहुत अच्छा खिलाएंगे। मैं नहीं खाता सर, मैं नहीं खाता। मैं तो आप खाते तो आपको देख के क्या अच्छा नहीं लगता। खाते मछली? नहीं। यही देखिए, मछली से दिमाग ठीक हो जाता है। यही तो आपकी कमजोरी है कि आप मछली नहीं खा रहे हो। ये बड़ी मुझे एक सवाल पूछना है। आप इतने इंटेलिजेंट रिपोर्टर हो और मछली नहीं खाते, ये क्या बात हुई? और मुझे पूछ रहे हो मछली कहाँ अच्छी मिलती है? भाई, सबसे अच्छा सात्विक खाना कहाँ मिलता है भाई? गुजरात में मिलता है, उत्तर प्रदेश में मिलता है, या बिहार में मिलता है? कहाँ मिलता है सबसे अच्छा सात्विक खाना? इधर पीछे हमारे गौरव जी प्रोड्यूसर बैठे हो, कह रहे भोपाल में मिलता है, बापू की कुटिया। नहीं, भोपाल भूल गया मैं, सॉरी, भोपाल भी भूल गया मैं। नहीं, वो तो अपने अपनी टेस्ट का है। लेकिन इसमें साहिल सर जो है, थोड़ा सा लोग मीम बना सकते हैं कि इतने बड़े पत्रकार हैं, फिर भी जो है जैसे जो बात सबके ऊपर लागू होती है वो राजदीप सर के ऊपर भी लागू होती है कि वहां पे सरेंडर है। नहीं, एक आप जानिए, महाराष्ट्र में दूसरी अच्छी चीज मिलती है, खेकड़ा, क्रैब। और वो हमारे नेता भी खेकड़ों की तरह है, एक दूसरे को कैसे नीचे करा जाए ये उसमें लगे रहते हैं। तो खेकड़ों से भी तुम बच के रहिए जब महाराष्ट्र आओगे। ये क्रैब बड़ा डेंजरस होता है, एक दूसरे को कैसे नीचे किया जाए। चलिए, आपके महाराष्ट्र की मिठास, समुंदर का नमकीनपन, अंगूर का जो है खटलुस मिठापन, संतरे का सब बना रहे, महाराष्ट्र बना रहे, महाराष्ट्र बुलंद रहे। राजदीप और साहिल के बाद अब हम रुक करेंगे हमारे दूसरे मेहमानों का जो महाराष्ट्र से ही जुड़ रहे हैं। तो पहला सवाल मेरा सुधीर जी से ये, सर आपका महाराष्ट्र बड़ा जटिल सा है, यहाँ दिल्ली से कुछ समझ में नहीं आता है, आप लोग को वहाँ समझ में आ जाता है? देखो, महाराष्ट्र जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, टफ है अंडरस्टैंड के लिए। लेकिन इसलिए महाराष्ट्र की जो भूमि है, यह समझने लिए कि आपको ग्राउंड पे जाना पड़ता है। सिर्फ ग्राउंड पे जाके नहीं, तो लोगों के दिल की आवाज भी सुननी पड़ती है। सबसे अहम बात है अभिनव की ये जटिल क्यों है। महाराष्ट्र, यूपी और बिहार जैसे काउ बेल्ट के स्टेट से एक लाइन के पट्टे के स्टेट रहते हैं हमेशा। तो
और साउथ के स्टेट है, लेकिन महाराष्ट्र साउथ भी नहीं है, नॉर्थ भी नहीं, बीच वाला स्टेट है। यहाँ पे आप देखेंगे तो विदर्भ है, मराठवाड़ा है, खानदेश है, कोंकण है, हर रीजन के एक अलग उनका एक डायलेक्ट है, अलग उनकी खान पान है, सब चीजें अलग है। तो जैसे हम यहाँ पे कहते हैं कि 12 मील जाने के बाद में आदमी की भाषा और सब चेंज होता है, यहाँ पे तो बहुत ही सिर्फ चेंज नहीं होता है, एकदम ड्रास्टिकली चेंज होता है। इसलिए महाराष्ट्र में जो चलता है, जैसे विदर्भ में जो लोग सोच रहे हैं वो बॉम्बे के लोग सोचेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मराठवाड़ा के लोग सोचेंगे वो कोंकण के लोग सोचेंगे, वो बिल्कुल नहीं। कोंकण में आपको फिश और राइस मिलेगी, लेकिन फिश आपको नागपुर वगैरह को देखने को भी नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ के परमिनेशन और कॉम्बिनेशन बहुत ही अलग है। यहाँ के हर एरिया में हर डिफरेंट कास्ट डोमिनेट करती है, जैसे यूपी में पूर्वांचल वगैरह बाकी चीजों में। लेकिन यहाँ पे दूसरे फैक्टर भी बहुत है। यहाँ पे शाहू फुले अम्बेडकर की भूमि है, शिवाजी महाराज की भूमि है, संतों की भूमि है, तो बहुत से फैक्टर है। इसलिए कोई एक मापदंड लेके, जैसे कोई एक पैरामीटर ले लिया और उसको चेक कर लिया, तो वो मुझे लगता है वो उसका जो चेकिंग वो बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पे वेरियस पैरामीटर आपको लेना पड़ता है, तब आपको पब्लिक की पल्स, ग्राउंड सिचुएशन आपको पता चलती। सिर्फ एक पैरामीटर से कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। इसलिए महाराष्ट्र, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दिल्ली से तो मेरे ख्याल से 2000 किलोमीटर है। 2000 किलोमीटर यहाँ पे क्या हो रहा है समझ तो बिल्कुल कठिन काम है। हमारे जैसे लोग यहाँ पे लोगों में रहते हैं, घूमते, हर एरिया चौराहे पे जाते, तभी भी एग्जैक्टली ये रीजन में एक गांव में क्या हो रहा है वो दूसरे गांव में नहीं हो रहा है। इसलिए बहुत बड़ी चीजें यहाँ पे हो रही है, लेकिन उसका जैसे हम कहते हैं कि गुलदस्ता कैसे तैयार होगा, मुझे लगता है जैसे जैसे कैंपेन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चीजें सामने आएगी। मुझे लगता है ये जो सिचुएशन है ये चर्निंग हो रहा है अभी। जैसे आज नरेंद्र मोदी जी के स्पीच दुनिया में उन्होंने स्टार्ट किया, नासिक में हुआ, शरद पवार हो, राहुल गांधी हो, उद्धव ठाकरे, उनके स्पीच शुरू हो गया अभी रैलियां। उनके बाद में एक चर्निंग होगा। चर्निंग में जैसे एक बटन निकलता है वैसी चीजें बाहर आने लगेगी, तब पता चलेगा एग्जैक्टली लोगों के दिल दिमाग में क्या है। तब हम ठोस एक अच्छी तरह से बता पाएंगे कि किस दिशा में हवा बह रही है। आप कह रहे थे, मैं दर्शकों की सहूलियत के लिए बता दूं कि महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा राज्य है, और जो मुंबई से नीचे पट्टी आती है उसको कोंकण कहते हैं, जो नासिक के ऊपर का इलाका है उसको खानदेश कहते हैं, इधर नागपुर के इलाके को विदर्भ कहते हैं, और फिर ये आपका औरंगाबाद वाला इलाका हो गया इसको मराठवाड़ा कहते हैं, और इसके नीचे जो शुगर बेल्ट है जिसको सतारा और सांगली इस तरफ का इलाका है जहाँ पे शरद पवार का एक अच्छा प्रभाव माना जाता है। मैं ये सर आपसे जानना चाहता हूँ इसी में कि अभी तक आप कहाँ कहाँ घूम लिए, और क्या अभी महाराष्ट्र का जो चुनाव है वो खुला मैदान है, वो एकदम से अभी लड़ाई खुली हुई है, अभी तक सबने पत्ते नहीं खोले हैं, बंद नहीं हुआ है सारा मामला? बिल्कुल, ये चुनाव मेरे ख्याल से जो ग्राउंड पे लड़ेगा ये उसका चुनाव है। अभी भी किसी भी महाविकास आघाड़ी और महायुति की ऐसे किसी के पक्ष में भी ये चुनाव बिल्कुल दिख नहीं रहा है। लेकिन इस चुनाव में अहम बात है उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह हो, देवेंद्र फडणवीस, ये इनकी जो लीडरशिप की टेस्ट की भी एग्जाम है। महाराष्ट्र में सबसे दो बड़े कद्दावर लीडर, एक शरद पवार है और एक उद्धव ठाकरे, और बाकी जो अजित पवार हो, एकनाथ शिंदे हो, देवेंद्र फडणवीस, ये अच्छे मैनेजर है। छोटे इलेक्शन मैनेज करने में इनका मुझे लगता है कि एक अच्छा उनका एक्सपर्टाइज है। अब ये कैसे मैनेज करते हैं, लोकसभा में मैनेज नहीं कर पाए क्योंकि लोकसभा का एक बड़ा कैनवास रहता है, लेकिन विधानसभा का कैनवास कम हो जाता है, तो मैनेज करना थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन इस बार सबसे अहम चीज मुझे ग्राउंड पे नजर आई, इंडिपेंडेंट से सबसे ज्यादा खड़े होना। और जो इंडिपेंडेंट शिंदे के जो ऑफिशियल कैंडिडेट है उसके अगेंस्ट में बीजेपी ने इंडिपेंडेंट दी है। अजित पवार के जो ऑफिशियल कैंडिडेट उनके अगेंस्ट में अजित पवार ने इंडिपेंडेंट दिए, एकनाथ शिंदे ने भी बीजेपी के अगेंस्ट में इंडिपेंडेंट दिए। तो मुझे लगता है सिर्फ इंडिपेंडेंट खड़े नहीं करे, उनको जो रिसोर्सेज चाहिए वो भी वो दे रहे। तो मुझे लगता है कि 1995 का जो चुनाव था उस चुनाव में सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट चुन के आए थे। उसी तरह की सिचुएशन भी इस बार उभर सकती है महाराष्ट्र में। किसी अलायंस को बहुमत नहीं मिलेगा तो इंडिपेंडेंट डिसाइड करे कि किसकी सरकार आएगी और किसकी सरकार रहेगी। तो मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट 1995 का जैसा सिनेरियो भी नजर आ सकता है महाराष्ट्र में। मैं इसमें ये जानना चाहता हूँ सर कि बहुत सारे बागी खड़े हैं, मैं विजय जी आपके पास भी आऊँगा, लेकिन मैं आपने इंडिपेंडेंट की बात कही है तो कई सारे बागी खड़े हैं और कई सारे खड़े करवाए गए हैं।
तो किसने यहाँ पे इस पूरे जो प्रकरण है इसमें बीजेपी के भी बागी हैं, शिवसेना के भी हैं, उद्धव ठाकरे के भी बागी हैं, अजीत पवार और शरद पवार कांग्रेस के भी बागी हैं। किसने बढ़िया तरीके से अपनी गोटियां प्लेस कर ली हैं और कहाँ पे ये लग रहा है कि कुछ लोग जाइंट किलर बन के उभर के आ सकते हैं? देखो, ये चुनाव में सबने इंडिपेंडेंट और बागी खड़े किए। ये चुनाव में सबसे अहम चीज अभिनव है कि सबको सीएम बनना है। उद्धव ठाकरे भी लगता है कि मैं सीएम बनूंगा, एकनाथ शिंदे को लगता है मैं सीएम तो मैं कंटिन्यू रहना चाहिए, शरद पवार को लगता है उनकी बेटी सुप्रिया सुले को सीएम बना सकते हैं। कांग्रेस में तो नाम ही आप बहुत नाम है वहां पे, तो नाम की तो कुछ कमी नहीं। ले लीजिए ना, आप नाम ले लीजिए। बाला साहब थोरात हो, नाना पटेले हो, अमित देशमुख का बहुत नाम है वहां पे, तो नाम की कुछ कमी नहीं। उनको ही लगता है कि हमारा कांग्रेस का सीएम बनेगा। तो उसी तरह से अजीत पवार को लगता है कि मैं बहुत बार थक गया, अभी डीसीएम की शपथ लेते, अभी ये चांस तो मुझे मिलना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि जैसे म्यूजिकल चेयर होती है वैसे ही ये सीएम की चेयर भी रोटेट करना चाहिए, एक बार मेरे तरफ भी आ जाए तो अच्छा हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ ये सब जो है वो किस्सा कुर्सी का चल रहा है, सीएम चेयर के लिए चल रहा है। इसलिए सब चाहते हैं कि मेरा नंबर ज्यादा हो और लेकिन दूसरे का कम हो। ऐसे नहीं चाहते कि मेरा भी ज्यादा हो दूसरे का भी ज्यादा हो। ये अलायंस पार्टनर में मुझे लगता है सबसे बड़ी जो गलती होगी उसके वजह से ही होगी। जैसे महायुति की हम जब बात करते, भारतीय जनता पार्टी ने बागी खड़े किए, एकनाथ शिंदे ने बागी खड़े किए, उसकी वजह से एकनाथ शिंदे चाहते कि बीजेपी का नंबर आए लेकिन पावर में ले जाने तक आए, लेकिन बीजेपी का सीएम बने इतना नंबर बिल्कुल न आए। लेकिन बीजेपी चाहते शिंदे के नंबर आए लेकिन शिंदे के इतने नंबर नहीं को सीएम बने ऐसी आए। तो वही मुझे लगता है कि उसकी वजह से वोट ट्रांसफर और एक दूसरे का वोट काटना ये सबसे अहम चीज होगी। लोकसभा में वही बात महायुति को मुझे लगता है सेटबैक था कि वहां पे वोट ट्रांसफर नहीं होता ये चीजों की वजह से। अभी यही चीज मुझे सामने अभी ये चुनाव में नजर आ रही। दूसरी तरफ महाविकास की हम जब बात करते, वहां पे भी झगड़े, वहां पे भी बड़े पैमाने पे झगड़े, लेकिन एटलीस्ट उनका एक गुलदस्ता तैयार है। वहां पे एक उनके सामने एक चैलेंज है कि पहले सरकार को हटाना, बाद में सीएम किसको बनाना हम बना सकते, लेकिन सरकार जाएगी तो हम सीएम बनेंगे ये भी उनके तय है। इसलिए उद्धव ठाकरे शुरू में बहुत इंसिस्ट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अभी वो इंसिस्टेंस छोड़ दिया है सीएम के लिए। शरद पवार ने अपने पत्ते अभी तक खोले नहीं है, कांग्रेस को पत्ते खोल रहे, लेकिन नंबर कैसे आते हैं उसके ऊपर काफी चीजें डिपेंड रहेगी। इसलिए ये चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो गया है। देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के सीएम थे 2014 से लेकर 2019 तक, उसके बाद में लीडर ऑफ अपोजिशन बने, उसके बाद में उनका डिमोशन हो गया, डीसीएम बन गए। अभी वो चाहते हैं और उनको लगता है कि यही एक अपॉर्चुनिटी है, वो वापस सीएम बन सकते, इसलिए उनके लिए आरएसएस हो, बीजेपी के जो लोकल लोग हैं उनके खास वो काम पे लग गए। इसलिए शिंदे के सीटें गिराने में वो ज्यादा काम पे लग गए, बीजेपी की ज्यादा सीटें लाने में काम पे लग गए। तो इसीलिए मुझे लगता है चुनाव काफी दिलचस्प, बहुत डिफरेंट एंगल से दिलचस्प लग रहा है। इधर बीच आप किसी नेता से मिले क्या? नेताओं से मुलाकात हो रही होगी, आप लोग तो पत्रकार हैं, घूम रहे हैं अलग अलग नेताओं से, वो लोग ऑफ कैमरा किस तरीके की बातें कर रहे हैं? देखो, उनका भी बहुत नेता से बात होती है, ऑफ द रिकॉर्ड भी बात होती है। उनका भी कहना है बीजेपी के किससे मुलाकात हुई आपकी बीते दिनों में? तो उनका ये कहना है कि सुधीर चुनाव खुला चुनाव है, तो इसलिए हमको हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि सबसे ज्यादा सीटें हम चुन के लाए और हमारा सीएम हम सरकार में आए। महाविकास में है कि सिर्फ मेजोरिटी का मार्क पास करने से नहीं होगा। उनका कहना है कि सबसे ज्यादा सीटें आएंगी तभी वो सरकार मजबूत रहेगी, नहीं तो सरकार जैसे महाविकास आघाड़ी की गिर गई थी वैसी ही सरकार गिरने की ज्यादा चांसेस है। और इस बार तो 3 ही दिन है, 3 दिन में तुमको सरकार बनानी है, नहीं तो प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाएगा। यह भी एक बड़ा सवाल है। मुझे लगता है नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरफ हो उस तरफ हो, जिसके ज्यादा नंबर आएंगे वो सरकार बनाएगा। सिर्फ नंबर से आने से नहीं, तुमको सरकार स्टेबलाइज करना है, सरकार ज्यादा दिन चलानी है, तो तुम्हारे पास ज्यादा नंबर भी चाहिए, तो 3 मेजोरिटी से सरकार नहीं चलेगी। इसलिए एक थोड़ा कंसर्न है कि वरी भी महाविकास आघाड़ी में, लेकिन महायुति कॉन्फिडेंस से थोड़ा नंबर भी कम हो जाएगा, तो उनके पास में अमित शाह जी है, उनके पास में नरेंद्र मोदी जी है, बाकी चीजें है, तो उसकी सहायता से वो सरकार वापस ला सकते हैं। वो भी कॉन्फिडेंट लग रहे दोनों में। मैं ये स्पेसिफिक जानना चाहता हूं कि आपके किसी अजीत पवार, शरद पवार, देवेंद्र फडणवीस, शिंदे या नाना पटोले किसी से भी हाल फिलहाल में मुलाकात हुई, तो वो किस तरीके से चीज़ों को रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखो, सभी लोग कॉन्फिडेंट है,
ये चुनाव ओपन होने की वजह से जिन लोगों ने आपने नाम लिया, उनको लगता है कि हम ही सत्ता में आने वाले। तो देवेंद्र फडणवीस हो, नाना पटेले हो, सब लोगों को लग रहा है कि हम ही पावर में आ जाएंगे, इसलिए अपनी ताकत दो। देवेंद्र फडणवीस थोड़ा साइलेंट है 2 महीने पहले, उन्होंने भी अपनी ताकत झोंक दी है। नाना पटेल को लगता है कि मैं ही सीएम बनूंगा। विदर्भ से आते तो सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस के वहां के जीतने के चांसेस है, सबसे ज्यादा सीटें आ गई तो वो सीएम बन सकते हैं, सीएम की दावेदारी उनकी रह सकती है। ओबीसी फेज भी नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में फाइट भी करते हैं, तो उनका दावेदारी एकदम भरभक्कम है, इसलिए उनको भी लगता है कि मैं सीएम बनूंगा। इसलिए पहली बार मुझे लगता है कि कांग्रेस का कोई जो प्रेसिडेंट है वो अपना चुनाव क्षेत्र छोड़ के बाकी जगहों पे कैंपेन कर रहे हैं। कल वो अशोक चौहान के गढ़ में जाके उनको ललकारा, उनके सब चीजें उन्होंने बाहर निकाले अशोक चौहान की। ये पहली बार हो रहा है मुझे लगता है। कांग्रेस की ने एक स्ट्रैटेजी जो डिसाइड की है वो डिसेंट्रलाइज तरीके से स्ट्रैटेजी डिसाइड की है। जैसे बाला साहब थोड़ा तो उनको नगर और नासिक और धुलिया और नंदुरबार एरिया दिया गया। नाना पटेल को विदर्भ मराठवाड़ा कुछ एरिया दिया गया है। अमित देशमुख को मराठवाड़ा दिया गया है। नीचे जब हम वेस्टर्न महाराष्ट्र से आते हैं वहां पे सतीश पाटिल है, विश्वजीत कदम है, उनको दिया गया। ऐसे डिसेंट्रलाइज और लोकलाइज तरीके से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी एक सेंट्रलाइज तरीके से इलेक्शन लड़ रही है। मैं विजय जी आपके पास आना चाहता हूं ये जानने के लिए कि लोकल लीडरशिप का तो कमाल है ही, अपने अपने धड़े हैं, अपने अपने खेमे हैं। जो यहाँ की नेशनल लीडरशिप है वो उसका कितना प्रभाव रहता है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, खास करके नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी? देखिए अभिनव जी, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों ही नेशनल लीडर है, उनका प्रभाव रहता है। उनकी जो जनसभाएं होती है माहौल बन जाता है, उन्हें अच्छा रिस्पांस मिलता है। मगर लोकसभा का अनुभव देखिए, लोकसभा इलेक्शन में नरेंद्र मोदी जी ने 17 जनसभाएं की और जिन कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने जनसभाएं की 17 में से 14 जगह बीजेपी और महायुति के कैंडिडेट हार गए। इसलिए शरद पवार और बाकी लोग कह रहे हैं कि इस बार भी हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा जनसभाएं करें, उनकी जनसभाएं हमारे लिए फायदेमंद रहती है। ऐसा महाविकास आघाड़ी के लीडर बोल रहे हैं। मगर नरेंद्र मोदी जी की जनसभाओं से माहौल तो बनता है, मगर माहौल का असर लोकसभा चुनाव में नहीं दिखा, क्योंकि सुधीर जी ने इससे पहले बताया कि लोकसभा चुनाव के वक्त यहाँ एक किसानों में, रूरल एरिया में बहुत अनरेस्ट दिख रहा था। गवर्नमेंट के खिलाफ, महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के खिलाफ लोग थे, बोल रहे थे। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जिस तरह सत्ता में आई थी उसके खिलाफ लोगों के उनमें एक रोष था। केंद्र की सरकार के खिलाफ अल्पसंख्यक समुदाय का रोष था। संविधान बदलने का जो मुद्दा आया था, संविधान बदलने के मुद्दे से ये पूरी दलित कम्युनिटी सरकार के खिलाफ थी। तो इन सारी चीजों का फायदा महाविकास आघाड़ी को मिला था। इसलिए जो लीडरशिप देश में बहुत सारी जगह बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत प्रभाव छोड़ने वाली मानी जाती है, महाराष्ट्र में उन किसी भी लीडर का कुछ भी नहीं चला था। राहुल गांधी ने कुछ जनसभाएं की थी, उनका फायदा कांग्रेस को हुआ था। इस बार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों कैंपेन कर रहे हैं। मुझे लगता है पहली बार राहुल गांधी महाराष्ट्र के इलेक्शन में इतने सीरियसली उतर रहे हैं। इससे पहले कभी भी राहुल गांधी महाराष्ट्र के चुनाव में उतरे नहीं थे। इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था बाकी सारे लोगों को। मुझे लगता है शरद पवार एक जो लीडर है, जो सारा पॉलिटिकल सिनेरियो बदल सकते हैं। 2019 की चीज बताता हूं मैं आपको। 2019 के विधानसभा चुनाव के पहले लोकसभा चुनाव हुए थे और लोकसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना, तब लोकसभा चुनाव भी बीजेपी और शिवसेना इकट्ठा लड़ी थी और बाद में विधानसभा चुनाव में भी दोनों इकट्ठा थे। लोकसभा चुनाव के इलेक्शन के बाद ऐसा चित्र था कि 288 में से 225 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी और शिवसेना के कैंडिडेट आगे थे। इसलिए माना जा रहा था कि इस चुनाव के बाद बीजेपी और शिवसेना की जो युति है, तो युति सत्ता में आने की केवल औपचारिकता बची है। बाकी इलेक्शन एक फॉर्मेलिटी है। सत्ता में कौन आने वाला है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, ये तो तय है, ऐसा माना जा रहा था। और जो बाकी सर्वे टीवी चैनल्स के और बाकी सारे चल रहे थे, उस सर्वे में कांग्रेस और एनसीपी दोनों को मिला के 34 सीट दे रहे थे सर्वे।
इतनी बुरी हालत दिख रही थी कांग्रेस और एनसीपी की, और बीजेपी शिवसेना का सत्ता में आना तय माना जा रहा था। ऐसे वक्त 79 साल के बूढ़े माने जाने वाले शरद पवार ने अपनी कंधे पर पूरी सारी इलेक्शन की कैंपेन ले ली, और एक 80 साल का आदमी जब मैदान में उतरता है, तब मैदान में उतरा तो उन्होंने सारा सिनेरियो बदल डाला था। महाराष्ट्र का सारा उन्होंने अपने एनसीपी को सफलता नहीं दी, कांग्रेस भी उस वक्त इसलिए तितर बितर हो गई थी। कांग्रेस के पास लीडरशिप नहीं थी, कोई संगठन पर कोई अच्छी चीज नहीं दिख रही थी। शरद पवार ने ऐसा माहौल बना दिया कि एनसीपी को 55 तक ले गए और कांग्रेस की भी अच्छी स्थिति में ले गए, और 90 से ज्यादा सीटें कांग्रेस और एनसीपी की उस वक्त चुन के आई। और देखिए तब क्या था, बीजेपी ऐसा मान के चल रही थी कि हम 135 तक सीटें जीत सकते हैं। अगर 135 तक सीटें जीतेंगे तो कुछ बागी और कुछ इंडिपेंडेंस को लेके खुद के बल पर सरकार स्थापन कर सकते हैं। वो शिवसेना को तब सरकार में साथ लेना भी नहीं चाहते थे, ऐसी उनकी मंशा थी। मगर शरद पवार के कैंपेन ने सारा माहौल बदल दिया था और बीजेपी को 1 से 5 तक खींच लाए थे। और उसके बाद 1-2 घंटे में ऐसा चित्र आया कि जब उद्धव ठाकरे चुनाव रिजल्ट के बाद कैमरे के सामने आए तो उन्होंने कह दिया कि हमारे पास सारे विकल्प खुले हुए हैं। क्योंकि जब सीटों का बंटवारा था, तब सीटों को बंटवारे के वक्त बीजेपी के लीडर उनको कह रहे थे कि हमारा ये थोड़ी मजबूरियां है, थोड़ा हमें समझ लीजिए, ऐसे कह रहे थे। और शिवसेना की बहुत सारी सीटें बीजेपी ने अपने साथ अपने पार्टी को ले ली थी। तब चलिए चुनाव इलेक्शन का चित्र देखकर उद्धव ठाकरे ने बताया कि इलेक्शन के पहले मैंने वो बीजेपी की मजबूरियां समझ ली थी, मगर अब इलेक्शन हो गए, अब मेरी भी कुछ मजबूरियां है, मेरा भी कुछ सुनना पड़ेगा बीजेपी को। और आपको पता है कि उसके बाद क्या सिनारियो निकल के आया। शिवसेना ने बीजेपी को छोड़ा और एक कांग्रेस और एनसीपी के साथ महाविकास आघाड़ी बन गई, और महाराष्ट्र का पूरा पॉलिटिक्स उस वक्त से बदल गया। और उसके बाद जो घटनाएं घटी, देखिए शिवसेना में फूट हो गई, एनसीपी में फूट हो गई, और एक नई सरकार सत्ता में आ गई। ये सारा जो माहौल था, मुझे लगता है 2019 में शरद पवार ने जो कैंपेन की, उस कैंपेन की वजह से हुआ था। अभिनव जी, पवार की पॉलिटिक्स में ऐसा क्या है कि वो 84 बरस की उम्र में भी अभी भी रेलेवेंट बने हुए हैं, और क्या किस चीज़ से वो कनेक्ट करते हैं? मतलब वो भाषण से, या उनके वादों में, या उनके कार्यशैली में क्या है, और उनका प्रभाव किन किन इलाकों में है? शरद पवार का पॉलिटिकल जो लोकसभा इलेक्शन में देखिए तो लोकसभा उन्होंने इधर में 1 सीट उनकी आई है, नॉर्थ महाराष्ट्र में 1 सीट आई है, भिवंडी में मुंबई के एरिया में 1 सीट आई है, वेस्टर्न महाराष्ट्र में सीटें आई है। देखिए वो उनके सामने पूरा महाराष्ट्र रहता है। महाराष्ट्र जानने वाले, महाराष्ट्र चांदा से बांदा बोले जाते हैं। महाराष्ट्र एक तक चंद्रपुर है और दूसरा यहाँ बांदा, गोवा के पास बांदा है। इसलिए महाराष्ट्र के बारे में अगर पूरे महाराष्ट्र की बात की जाती है तो कहते हैं कि चांदा से बांदा तक लेकर, एक चांदा से बांदा तक का महाराष्ट्र है। उस महाराष्ट्र का हर एक कस्बा, हर एक गांव जिसे पता है वो लीडर है अकेले शरद पवार। हर एक गांव में पूरा महाराष्ट्र जिन 2 लीडर्स को पहचानता है, जिनके नाम पहचानता, वो नाम है शरद पवार और बाला साहब ठाकरे। बाकी सारे लीडर अपने अपने एरिया के रीजनल में जो जिनकी पैठ है वो है, ऐसे रीजनल लीडरशिप है। मगर जिस पूरे महाराष्ट्र को जानने वाले लीडर, महाराष्ट्र पूरा शरद पवार और बाला साहब ठाकरे को जानता है, मगर बाला साहब ठाकरे भी पूरा महाराष्ट्र नहीं जानते थे। शरद पवार अकेले ऐसे लीडर है। 5.5-6 दशक का उनका पॉलिटिकल करियर है, और दिल्ली के अगर 10 साल छोड़े 2004 से 2014, तो बाकी सारा ध्यान महाराष्ट्र पे रहता है। सत्ता में पवार रहे या नहीं रहे, उनको कभी फर्क नहीं पड़ता। जहां शरद पवार खड़े बैठते हैं, जहां खड़े रहते हैं, वहां भीड़ अपने आप जमा हो जाती है। वो अपने पार्टी के लोगों को, अपने सत्ता पक्ष के लोगों को नहीं, मगर विरोधियों को भी बाकी सारी छोड़ के मदद करने वाले लीडर के बारे में शरद पवार जाने जाते हैं। इसलिए उनको वो कभी कहा भी हो, किधर भी हो, लोग मिलते हैं, लोग मिल जाते हैं। तो विरोध जो एक उदार मतवादी पॉलिटिक्स होते, वो उदार मतवादी पॉलिटिक्स करने वाले शरद पवार लीडर है, जो पिछले कुछ 8-10 साल के महाराष्ट्र में वो पॉलिटिक्स उतनी नहीं चल रहे है। उस पॉलिटिक्स को छेद देने का काम बाकी सारे लोग कर रहे हैं।
विरोधियों को शत्रु मानकर का चल रहे हैं, मगर शरद पवार ऐसी पॉलिटिक्स कभी भी नहीं करते। विरोधियों के बारे में भी उतना ही स्नेह रखते जितना वो अपने पार्टी के लोगों की तरफ रहते। इसलिए शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति करते आए हैं इसी तरह। और उसका वो मैंने वैशिष्ट्य बताया है कि महाराष्ट्र का हर कस्बा, हर तालुका, 288 कॉन्स्टिट्यूएंसी है। पवार जी को आप कभी भी मिले तो कौन सी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में पूछो, वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का सोशल रिलेवेंस क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, वहाँ की एजुकेशन स्थिति क्या है, वहाँ की फसलें क्या है, इन सारों के बारे में वो बता देंगे। इतनी समझ महाराष्ट्र के किसी भी लीडर तक आज तक नहीं। लेकिन फिर भी ये बात भी सत्य है कि एनसीपी का प्रभाव कभी भी पूरे महाराष्ट्र में एक साथ नहीं रहा और कभी भी एनसीपी अपने दम पे अकेले सरकार नहीं बना पाती। वो जब भी सरकार में रही तो कांग्रेस के साथ सरकार में रही, और कांग्रेस बड़ी पार्टी रही, और बीते दिनों में एनसीपी का भी उभार हुआ। ये जो आपका मुंबई कोंकण का इलाका है, इसमें भी तो 75 सीटें हैं, खास करके मुंबई और मुंबई सबर्बन मिला करके ही 36 सीटें हो जाती, थाने में 18 सीटें हैं। तो ये इलाका किस तरीके से मूव करता है? और यहाँ पे तो बीजेपी और शिवसेना की लड़ाई देखने को मिलती है। अब शिवसेना वर्सेस शिवसेना हो जाएगा कई सारी सीटों पे, इधर क्या लग रहा है? देखना पड़ेगा ये इस यहाँ का माहौल जो आगे के 10-12 दिन कैसा रहेगा। मगर एक बात मैं बार बार बताते आया हूँ कि मैं फिर भी ऐसे जो इस वक्त चुनाव हो रहे उसमें मैं महाविकास आघाड़ी आगे निकल सकते ऐसा कह सकता हूँ, क्योंकि इसका कारण एक है। देखिए, जब कांग्रेस एनसीपी साथ में थे और बीजेपी शिवसेना साथ में थी, तो महाराष्ट्र का चित्र देखे तो कांग्रेस और एनसीपी 200 सीटों पर ही चुनाव लड़ते थे, जो रूरल से कनेक्टेड है। और ये मुंबई की सीटें है, ठाणे की सीटें और महाराष्ट्र के और कुछ मेट्रो सिटीज की सीटें है। यहाँ कांग्रेस और एनसीपी के जो शहरी मतदाता है, वो शहरी मतदाताओं में कांग्रेस का और एनसीपी का उतना समर्थन नहीं है। मगर इस बार कांग्रेस और एनसीपी के साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, इसलिए ये जो महाविकास आघाड़ी है वो 288 सीटों पर ही फाइट कर रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस और एनसीपी सिर्फ 200 सीटों पर फाइट करके उन्होंने 200 में से 145 जीतनी पड़ती थी। मगर इस वक्त कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना 288 सीटों पर लड़ रहे हैं, 288 सीटों पर फाइट दे रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है इन सीटों यहाँ इस क्षेत्र में अगर महाविकास आघाड़ी कुछ अच्छी स्थिति में आती है तो उनका सरकार बनने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और ये आपका जो ये दोनों महायुति है, और इसमें जो शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की आपसी केमिस्ट्री है, और खास करके जो इन्होंने योजनाएं लागू की हैं और जो घोषणाएं की हैं, दोनों के घोषणा पत्र में देखते हैं तो किसानों को कर्जा माफ़ करने की बात है, सब्सिडी देने की बात है, और लाडकी बहन योजना चलाई तो विपक्ष के खेमे ने कहा कि हम 3,000 देंगे, ये 1,500 दे रहे हैं। ये जो घोषणा पत्र हैं दोनों ही तरफ के, इनका क्या असर दिख रहा है आपको? ये लोगों की आम बोलचाल में, भाषा में इसकी चर्चा है कोई, या फिर वो अपना अपना विधायक देख रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता इस घोषणा पत्र का कुछ असर होगा, क्योंकि लोगों को पता होता है कि जाहिरनामा हो, वचननामा हो, शब्द कुछ भी हो, बहुत सारे वादे किए जाते हैं, इलेक्शन के वादे रहते हैं, इलेक्शन के बाद इनके बारे में कुछ आगे कुछ नहीं होता, बार बार देखा है। और इस बार तो होड़ लगे है, हम 2100 देंगे तो एक कहता है हम 3,000 देंगे, हमें इतना कर्जा माफ करेंगे तो कहते इतना कर्जा माफ करेंगे। इस ईर्ष्या में मुझ मतदाताओं को इसमें कुछ ज्यादा रुचि मुझे नहीं लिखता। इस बार के चुनाव का और एक एंगल रहेगा, और वो एंगल रहेगा गद्दार और खुद्दार की लड़ाई। जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना की कैंडिडेट और उद्धव ठाकरे की शिवसेना कैंडिडेट 50 से ज्यादा जगह आमने सामने है, उसी तरह शरद पवार की एनसीपी के और अजित पवार की एनसीपी के कैंडिडेट 50 से ज्यादा जगह आ गए। तो 100 से ज्यादा सीटों पर जो लड़ाई रहेगी और गद्दार वर्सेस खुद्दार, ऐसी ये मुद्दा रहेगा। और वो चुनाव किस तरफ जाता है, यानी एक तरफ ये असली शिवसेना और असली एनसीपी कौन से है, इसका फैसला भी इस चुनाव में होने वाला है। अभिनव, मैं एक चीज़ आपने बोला वहाँ पे मैं वो सवाल ऐड करना चाहता हूँ। ये जरा मनोज जरांगे पाटिल की क्या कहानी है, इनका तिलिस्म क्या है? बहुत सारी चर्चा होती है दिल्ली में, तो कोई कहता है कि इनके पीछे शरद पवार है, कोई कहता है अजीत पवार है, कोई कहता है एकनाथ शिंदे है, तमाम नेताओं के नाम लिए जाते हैं, इनके पीछे ये नेता है, वो नेता है क्या कहानी और क्या चाहते हैं ये?
नहीं, वो मराठा रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ रहे, उनको बार बार अनशन करते रहते, आंदोलन करते रहते। वो देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ ज्यादा बोलते, क्योंकि जब वो उनका अनशन चल रहा था, अंतरवाली सराटे जो मराठवाड़ा में उनका गाँव है, औरंगाबाद संभाजीनगर, छत्रपति संभाजीनगर के पास जालना जिले में, उस गांव में अनशन कर रहे थे। तब अनशन के एक दिन पुलिस ने उस पर लाठीचार्ज कर दिया, और लाठीचार्ज की वजह से, और उस वक्त गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस थे, इसलिए उनका देवेंद्र फडणवीस पे ज्यादा गुस्सा है। वो सरकार के खिलाफ नहीं बोलते कि, मगर देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ बोलते। बीजेपी लोग भी जो कहते कि वो फडणवीस के खिलाफ बोलते हैं, इतना शिंदे के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? इसीलिए तो सर कहती पब्लिक की जो है ये फडणवीस को टारगेट करते हैं, शिंदे पे नहीं बोलते, सरकार पे नहीं बोलते। तो यहीं से एक संशय पैदा होता है और कई सारी जो है सिर्फ सुगबुगाहट होने लग जाती है। सही है, वो बात सही है, मगर शरद पवार से उनका मुझे लगता नहीं उनसे कोई शरद पवार के कोई रिश्ते, मगर वहाँ के जो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी मनोज जरांगे आते, वहाँ के जो एमएलए है पूर्व मंत्री राजेश टोपे, जो कोविड के वक्त महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर थे, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मनोज जरांगे का गांव आता है, तो उनसे उनके रिश्ते। मगर शरद पवार कभी भी ऐसा जो कुछ कास्ट पॉलिटिक्स है, कास्ट पॉलिटिक्स को बढ़ावा नहीं देते, कास्ट पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं कहते, इसलिए उनके पीछे कौन है क्या है नहीं, मगर उनका गुस्सा देवेंद्र फडणवीस पर है, बीजेपी के ऊपर है, ये बात सही है। अब जो है हम रुक करते हैं, एक जो नेता स्पेसिफिक बातें हैं उसको भी जान लेते हैं। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अजीत पवार, उनकी पॉलिटिक्स क्या चल रही है, क्योंकि वो एक तरफ नवाब मलिक को टिकट देते हैं, नवाब मलिक एक तरफ बीजेपी के खिलाफ बयान देते हैं, वो कहते हैं कि योगी की जो ये बयानबाजी है, बटेंगे तो कटेंगे, ये नहीं चलेगा। क्या चल रहा है? ये आपसी सदी बदी है कि भाई कैमरे पे एक दूसरे के खिलाफ बोलना है, पीछे एक रहना है, या फिर कुछ खटपट है? कहानी क्या है? देखिए, अजीत पवार महायुति की सरकार के साथ गए, जो बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे के, जो दोनों पार्टियां हिंदुत्ववादी पार्टियां है, मगर अजीत पवार उनके साथ जाने के बाद भी वो बार बार बताते आए हैं कि हमारी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा प्रोग्रेसिव विचारधारा है, हमारी विचारधारा छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा फूले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, शाहू जी महाराज की विचारधारा है, और ये विचारधारा लेकर ही हम आगे जाएंगे। उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी नहीं छोड़े, वो बार बार कहे, कृति में उन्होंने अपनी कृति में भी दिखाया है। एक दो तीन बार जहाँ यहाँ हिंदू मुस्लिम कोई टेंस हो गया, कुछ गड़बड़ी हो गई, तो एकनाथ शिंदे हो या देवेंद्र फडणवीस हो, उन्होंने सरकार के नेता, सरकार में रहते हुए भी हिंदुओं के बाजू से कुछ बयान दिए थे, मगर दोनों जगह अजीत पवार खुद गए और वहां के अल्पसंख्यकों को दिलासा देने का, उनके साथ हम सरकार है ये बताने का उन्होंने काम किया था। वो अलग लाइन लेके, जो अपनी सेक्युलर लाइन लेके चल रहे हैं, और मुझे कल भी उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे के खिलाफ बताया कि यहाँ ये महाराष्ट्र है, आपकी वहां की राजनीति यहाँ नहीं चलेगी। नवाब मलिक के बारे में भी वैसा हुआ है। मैं 3 दिन पहले अजीत पवार जी का इंटरव्यू किया, तब उनको सवाल पूछा तो बोले, मैं नवाब मलिक को कब से जान रहा हूँ, हम पार्टी में शुरू से काम करे, 20-25 साल से एक पार्टी में काम करे, हम उनको जानते हैं। आज जब उनके कुछ 1990 का कुछ मसला लेके आज उन्हें आप दाऊद के साथी और बता रहे, मैं कैसे मानूंगा? ये मैं नहीं मानूंगा, और मेरे तरफ से उनके ऊपर कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। अगर मैं नहीं जानता, वो मेरी पार्टी में नहीं होते, तो मैं बीजेपी का जो आग्रह मान लेता, मगर मैं उनको 25 साल से जानता हूँ, 25 साल के साथ काम कर रहे, और इतनी कठिन परिस्थिति में वो हमारे साथ आए हैं, मैं उनको अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? ऐसी उनकी भूमिका है, और उन्होंने आखिर वक्त उनको टिकट मानकुड़ शिवाजी नगर से अपनी पार्टी का ईवी फॉर्म देकर अपनी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा किया। बीजेपी का कड़ा विरोध होने के बावजूद भी उन्होंने निर्णय लिया। वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ होते हुए भी हम अपनी सेक्युलर पॉलिटिक्स नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जो वैसे विचारधारा है, विचारधारा नहीं छोड़ेंगे। और अब महाराष्ट्र के बाद अब हम चलेंगे दूसरे सेशन पे, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अच्छी जानकारी मिली। बहुत शुक्रिया सर आप सबका, थैंक यू सो मच।
अब बढ़ते हैं अगले सत्र की ओर। 81 विधानसभा वाला एक छोटा राज्य जिसमें बड़ी बड़ी ताकतें लगी हुई हैं, जिसमें बड़े बड़े स्टेक दांव पर लगे हुए हैं, और वो ऐसा राज्य है जिसमें सिर्फ एक बार एक मुख्यमंत्री 5 साल कार्यकाल पूरा कर पाया है। वो एक ऐसा राज्य है जो शायद भारत के इतिहास का इकलौता, या फिर कोई और होगा तो मेरी जानकारी में नहीं है, जहां निर्दलीय व्यक्ति मुख्यमंत्री बना। जी, हम झारखंड की बात कर रहे हैं। यहां पर महाराष्ट्र से उलट जो इंडिया गठबंधन है उसको अपनी सत्ता बचानी है। जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है, उस सरकार को बचाने की लड़ाई चल रही है। हमारे साथ झारखंड से 3 पत्रकार जुड़ रहे हैं। अमित भारद्वाज हैं, स्पेशल करस्पॉन्डेंट इंडिया टुडे ग्रुप से। स्वागत है अमित जी आपका। हमारे साथ धन्यवाद। सनी शराज जी जुड़ रहे हैं, जो वहाँ के फेमस यूट्यूब जर्नलिस्ट हैं, उनका खुद का चैनल है और बहुत अच्छी समझ रखते हैं झारखंड की राजनीति में। स्वागत है सर आपका भी। शुक्रिया अभिनव जी। सीनियर जर्नलिस्ट राजेंद्र तिवारी जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो झारखंड की राजनीति के इतिहास के साथ वर्तमान पे भी नजर रखे हुए हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। जी जी नमस्कार। अमित जी, शुरुआत आपसे करता हूँ। जा कहाँ रहे गुरु आप? देखिए, यहाँ सफर पे चल रहा है सब कुछ, क्योंकि खरसावां से शुरू किया था हमने। माफ कीजिएगा, आज सुबह जो है रांची से निकला, फिर खरसावां, और पूरा जो आपका एक समय का वो नक्सल बेल्ट होता था तमाड़ से होते हुए अब सरायकेला की ओर बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि वहां पे चंपई सोरेन जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अब बीजेपी के उम्मीदवार हैं सरायकेला से, एक बार फिर उनसे मुलाकात हो जाएगी। लेकिन इस बीच में हिमंता बिस्वा शर्मा से भी मिलके आया हूं। उनकी सभा बीच में खरसावां में लगी हुई थी, तो वो भी अटेंड कर लिया। तो यही सफर तो चल रहा है अभी झारखंड में। बताइए। थोड़ा आपका फ्रेम हिल रहा है, थोड़ा उसको स्टेबल कर लीजिए जरा। कुछ हाथ में ले रखा है किसी ने, या फिर उसको कहीं रख दीजिए फोन को। अब मेरे ख्याल से अब स्टेबल हो जाएगा जी। अच्छा, तो आप तो पूरा राजस्थान झारखंड घूम रहे हैं, क्या हवा चल रही है? ये ना लाजली मुझे लगता है हर इलेक्शन में हम लोग अब यही बात दोहरा रहे हैं बार बार कि बड़ा मुश्किल है कहना कि क्या हो रहा है। और खास तौर पे जब से ये हरियाणा वाला एक तरह से आप कहें डोज लगा है, उसके बाद से ही प्रेडिक्शंस करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन निश्चित रूप से झारखंड में स्थिति इस बार थोड़ी डिफिकल्ट है प्रेडिक्ट करना, क्योंकि अगर 2019 में भी मैं यहीं पे था जब चुनाव हो रहा था, और काफी घूम के मैंने वो चुनाव अलग अलग इलाकों से कवर किया था, तो उस वक्त एक चीज बहुत क्लियर दिख रही थी कि रघुवर दास के खिलाफ नाराजगी है। जो बीजेपी का सिस्टम है और खास तौर पे जो आरएसएस का संगठन है, आरएसएस ने बैकफुट ले लिया था, एक कदम पीछे ले लिया था, जिसकी वजह से बीजेपी के लिए परेशानियां बढ़ गई थी। और जेएमएम ने जिस तरह की स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट किया था, और जो डेटा कलेक्शन था जेएमएम का, चुनाव के 6 महीने पहले से ही रॉ डेटा कलेक्ट जो किया था जेएमएम ने और उनकी टीम ने, वो बहुत शानदार आर्क बना रहा था और बहुत क्लियर दिख रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन अकेले अपने दम पे सरकार बनाएंगे। मैं ये बात अब कई बार पहले कह चुका हूं, क्योंकि भले ही हम कहते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार 19 में बनी थी, लेकिन तब भी जो सरकार बनी थी वो हेमंत सोरेन के चेहरे पे सरकार बनी थी। कांग्रेस का पूरा वजन अकेले हेमंत सोरेन लेके चल रहे थे और कन्वर्जन रेशियो आपको जबरदस्त मिल रहा था। कई सारी सीट्स ऐसी थी जहां पे सिंपैथी था कांग्रेस के कैंडिडेट्स की तरफ, तो उन्होंने अपनी सीटें निकाली, लेकिन एक ओवरऑल पुश हेमंत सोरेन ने बहुत बढ़िया दिया था 19 में। 2024 में फर्क क्या हुआ है कि आरएसएस नाराज नहीं दिख रहा है आपको, तो उसकी वजह से बीजेपी की जो ताकत है वो वापस आई है, और आपको ब्लॉक लेवल पे, गांव के लेवल पे जो संगठन है वो मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा साइलेंट वोट बैंक खड़ा कर लिया है हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकाल के आखिरी 4-5 महीनों में। और मुझे लगता है कि कई सारे लोग जो इस वक्त ग्राउंड में, क्योंकि एक बड़ा नैरेटिव खेला है बीजेपी ने चुनावी समय में पिछले 3 महीने में, बांग्लादेशी घुसपैठियों का नैरेटिव, और वो इतना लाउड हो गया है कि जो अंदर खाने एक साइलेंट वोटर तैयार हुआ उसके बारे में बात नहीं हो रही है, वो है महिला वोट बैंक। इस बार झारखंड में बहुत बड़ा खेल हो सकता है, महिला वोट बैंक कर जाए। वो ऊंट किस तरफ करवट ले रहा है ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन आप जब भी रुक के गांव के अंदर, ब्लॉक के अंदर, जहां पुरुष अगर दूर हो और फिर महिलाओं से आप खुल के बात करते हैं,
तो कैमरे के बंद हो जाने के बाद असली बातचीत शुरू होती है और वो इंडिकेट करती है मैया योजना की तरफ। तो बहुत बड़ा कॉन्वर्सेशन इस वक्त मैया योजना और गोगो दीदी है झारखंड में। और इस पे फिलहाल क्योंकि इतनी ज्यादा राजनीतिक हंगामा है ये घुसपैठिए वाले नैरेटिव के ऊपर, हिंदू मुसलमान के ऊपर, कि जो असली आधी आबादी वाला वोट बैंक है झारखंड का, जो लिटरली आधी आबादी है बाय द वे, मतलब बाकी राज्यों में तो हम लोग मेटाफोरिकली भी बहुत कहते हैं कि 50% वोट बैंक, लेकिन यहाँ झारखंड में पुरुष और महिला वोट बैंक 50-50% है। तो ये जो नया वोट बैंक तैयार किया है हेमंत सोरेन ने, और कल्पना सोरेन को फ्रंट पे रख के, क्योंकि कल्पना सोरेन की जो सभाएं हो रही हैं उसमें आपको आगे महिलाएं ही महिलाएं दिखेंगी, और खासतौर पे जो आदिवासी बाहुल्य इलाकों में ये सभाएं हो रही हैं वहां पे ट्रेंड बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो अगर जो बेनिफिशियरीज है, जिसको बीजेपी लाभार्थी बुलाती है, अगर लाभार्थी वोट बैंक में कन्वर्ट होता है, फिर वहां से जेएमएम के लिए एक बड़ी उम्मीद तैयार होती हुई आपको दिखाई देगी। नहीं तो फिर मैं कहूंगा कि कांटे की टक्कर है। कल्पना सोरेन रैलियां कर रही हैं अपने क्षेत्र, अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर भी। तो अभी रैलियों में जैसे ये विपक्षी खेमा जो वहां झारखंड का जो सत्ता पक्ष है, उसमें सबसे ज्यादा किसकी डिमांड है? देखिए, बिना दो और लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं एक तरह से कहता हूं वेट की तरह ही दे रहा हूं। मेरी जानकारी में, मेरी समझ में इस वक्त वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ज्यादा अगर किसी की डिमांड है राज्य के अंदर इंडिया ब्लॉक के लिए, तो कल्पना सोरेन। और जिस तरह का रिस्पांस कल्पना सोरेन की सभाओं में देखने को मिल रहा है वो मैं तो कहूंगा कि बहुत इंप्रेसिव है। इसकी वजह कंपैरेटिव एनालिसिस है ये कि हेमंत सोरेन लंबे समय से राजनीति में है, राज्य के मुख्यमंत्री दूसरी बार बने, और जिस तरह से लोकसभा में उनकी तरफ एक सिंपैथी फैक्टर भी जनरेट हुआ गिरफ्तारी के बाद, तो एक लंबा जर्नी है। लेकिन कल्पना सोरेन ने 6 महीने के अंदर बहुत बड़ी जर्नी कवर कर ली है, और इतने कम समय में इतनी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता हुआ कोई महिला आदिवासी नेता मुझे हाल फिलहाल में मेरे ध्यान में तो नहीं आता है। और एक अपील फैक्टर बहुत स्ट्रांग है कल्पना सोरेन की सभाओं का, जब वो जाती हैं, जिस तरह से वो इंटरेक्ट करती हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मैं खूंटी में था, खूंटी में जलटंडा ब्लॉक है, वहां के बाजार में बिल्कुल आप एक आदिवासी इलाका जैसे इमेजिन करें, वहां की का जो एक छोटा बाजार होता है, वैसा ही बाजार है वो। कोई आपको परमानेंट दुकानें, पक्की दुकानें नहीं दिखाई देंगी, छोटी छोटी, खुद से आए, आपने उसको कवर किया, वहां पे सब्जी बेच रहे हैं या जो भी आप लेके आए हैं, पत्ते बेच लेके आए हैं, छठ का माहौल था, फल फ्रूट सब्जी। तो ऐसी जगह पे सभा रखी गई, और एक पिंक साड़ी में एक महिला आपको स्टेज की तरफ एक तक निगाह लगा के देखते हुए दिखाई देगी। जैसे एक पंचलाइन स्टेज से होगा, ये महिला, इस महिला के चेहरे पे स्माइल आएगा, ताली बजाएंगी। इनके बगल में जो महिलाएं हैं वो भी ताली बजा रही हैं। इनके आसपास बाएं दाहिने और पीछे 20 रो तक यही स्थिति है। सब में महिलाएं बैठी हुई हैं, आदिवासी महिलाएं हैं, सभी उम्र की महिलाएं हैं, और एक तक स्टेज की तरफ देखे जा रही हैं और तालियां बजा रही हैं हर पंचलाइन पे। स्टेज पे कौन है? कल्पना सोरेन। तो ये ट्रेंड आपको लगातार देखने को मिलेगा। जो आदिवासी बाहुल्य इलाका है वहां पे महिलाएं सभाओं में फ्रंट पे दिखाई देंगी, रिस्पॉन्स देते हुए दिखाई देंगी, और खास तौर पे मैया योजना का जिक्र करते हुए कल्पना सोरेन सुनाई देती हैं, क्योंकि खूंटी ऐसा इलाका था 19 में, आपको ध्यान होगा, वहां पे गांव में पत्थलगड़ी आंदोलन की वजह से जो आदिवासी युवा थे उनपे तकरीबन 11,000 के आसपास आदिवासी युवाओं पे देशद्रोह के केसेस किए गए थे। तो कल्पना सोरेन उस मुद्दे को भी उठाती है, काफी प्रिपेयर्ड दिखती है। मैं हेमंत सोरेन के भी स्पीचेस सुन रहा हूं इस बार, मुझे लगता है कि हेमंत से ज्यादा प्रिपेयर्ड कल्पना सोरेन उतर रही हैं। वो अपने ऑडियंस को समझती हैं, उनके पास एक फ्लो चार्ट होता है कि किस मुद्दे पे किस मोमेंट पे बात करना है, और एक ट्रेजेक्ट्री के साथ उनकी स्पीच चलती है और खत्म होती है। और फिर कई बार इस ट्रेजेक्ट्री के बीच में वो बार बार हेमंत सोरेन के लिए वोट की अपील करती हैं, आदिवासियों को याद दिलाती हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री को जिताना है, और बीजेपी के कार्यकाल में जो घटनाएं हुई उसके बारे में भी जिक्र करती है, और साथ ही चलते चलते जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनका भी जिक्र कर लेती हैं। तो एक जो वेल रिटन स्पीच आप जिसको कहेंगे, या जो स्पीच को बहुत अच्छे तरीके से बुना गया है,
वो कल्पना सोरेन की भाषणों में देखने को मिल रहा है और उसका रेस्पॉन्स भी दिख रहा है। तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई थोपा हुआ नेता, एक मुख्यमंत्री की पत्नी को जबरदस्ती थोपा गया है ऑडियंस के ऊपर और वो परफॉर्म नहीं कर पा रही है। मैं परफॉर्म शब्द इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो नेता होते हैं कहीं ना कहीं वो पब्लिक के बीच में परफॉर्म करते ही हुए आपको दिखाई देते हैं। मैं रुक करूंगा राजेंद्र जी का। राजेंद्र जी ये बताइए कि एक तरफ जेएमएम के साथ हेमंत सोरेन के जेल जाने और उससे छूटने की सिंपैथी है, कल्पना सोरेन है वो प्रचार कर रही, कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन है। एनडीए के साथ प्लस क्या है, माइनस क्या है, उनके पास कौन से चेहरे हैं, बाबूलाल मरांडी का कितना दावा मजबूत है या फिर जो बाकी नेता हैं और भी किस तरीके से चल रहा है, थोड़ा उस पर एनडीए का पक्ष क्या है? देखिए, एनडीए में आप शुरू से अगर आप देखें लोकसभा चुनाव के बाद से हिमंता बिस्वा शर्मा को एक तरह से यहाँ लीड रोल में भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और हिमंता बिस्वा शर्मा का एक सूत्री कार्यक्रम वो है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का सवाल उठाना और आदिवासी और मुसलमानों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का मामला, या मुसलमानों के खिलाफ आदिवासियों को खड़े करने की कोशिश एक तरह। और उसके पीछे कारण ये है कि पिछले विधानसभा चुनाव में 2019 में यहां पर 28 आदिवासी सीटों में सिर्फ 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी, जबकि 2014 में जब उनकी सरकार बनी थी तो 28 में से 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। और ये जो 10 सीटों का अंतर है इसी ने सरकार से भारतीय जनता पार्टी को दूर कर दिया। 37 सीटें मिली थी 2014 में और 25 सीटें मिली 2019 में। तो पूरी कोशिश ये कि आदिवासी समुदाय को कैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा से दूर किया जाए, और उसके लिए दरअसल इससे बढ़िया नैरेटिव कोई नहीं हो सकता भारतीय जनता पार्टी के लिए कि साथ में हिंदू एका की बात भी हो जाए और आदिवासी भी झामुमों से थोड़ा अलग होने लगे, अगर ऐसा हो पाता है तो। लेकिन यह रणनीति मुझे बहुत ज्यादा कारगर होती दिखाई नहीं दे रही है। उसकी वजह यह है कि जमीन पर यह चीजें हैं नहीं। ये चर्चाओं में हैं, शहरों में हैं, लेकिन अगर आप जाएंगे संथाल परगना में भी जाएंगे, जो मेरे पास सूचनाएं हैं, वहां भी जमीन पर ये चीजें नहीं है कि मुसलमानों ने या बांग्लादेशी घुसपैठियों ने बहुत सारी लड़कियों से शादी कर ली है और उनकी जमीन हड़प ली है, इस तरह की चीजें हैं नहीं। तो जब आप ये बात कहते हैं तो इसका असर जो आपने सोचा है वो नहीं होता है। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी दिक्कत जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये कि उन्होंने स्थानीय लीडरशिप को पीछे कर रखा है, और जो बाहरी लीडरशिप है, आप इन 2 नेताओं को अगर आप देखें, हिमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान, तो लीड रोल में यही दोनों हैं। बाबूलाल मरांडी उस तरह से फ्रंट पर दिखाई नहीं देते, ना अर्जुन मुंडा दिखाई देते हैं, ना बाबूलाल मरांडी दिखाई देते हैं, ना अमर बौरी दिखाई देते हैं, ना दूसरे जो और नेता हैं वो दिखाई देते हैं। तो मुझे थोड़ा दिक्कत भारतीय जनता पार्टी की पूरी स्ट्रेटजी में नजर आती है। हो सकता है कि जैसे अभी कहा गया कि हरियाणा को लेकर के थोड़ा हम लोग सतर्क रहते हैं कि हरियाणा में चीजें बदल गई थी एकदम से, हो सकता है कुछ हो, लेकिन मैं जो देख पा रहा हूं उसमें मुझे लगता है कि ये नैरेटिव, और ये 3 नैरेटिव्स दरअसल खड़े किए भारतीय जनता पार्टी ने। एक बांग्लादेशी घुसपैठिए, दूसरा परिवारवाद, तीसरा भ्रष्टाचार। परिवारवाद में क्या हो गया कि आप अगर देखें तो जितने पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनमें से हर एक का कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। शिबू सोरेन की बहू भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रही है, रघुवर दास की बहू भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रही है। आप अगर बात करें अर्जुन मुंडा की तो उनकी पत्नी लड़ रही हैं। अगर आप बात करें चंपई सोरेन तो उनका बेटा लड़ रहा है। बाबूलाल मरांडी सिर्फ ऐसे हैं जिनका बेटा बहू कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है, लेकिन बाबूलाल मरांडी खुद लड़ रहे हैं। तो परिवारवाद का मामला यहां पर ढीला पड़ जाता है। जैसे ही वो बात करते हैं परिवारवाद की तो ये चीजें सामने आ जाती हैं लोग। इसके अलावा भी और लोग हैं, ये तो मैंने प्रमुख लोगों की बात कही। इतने लोग आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा में शायद नहीं दिखाई देंगे कि एक शिबू सोरेन का परिवार जरूर है जिसमें बसंत सोरेन लड़ रहे हैं, कल्पना सोरेन लड़ रही हैं और ये हेमंत लड़ रहे हैं। बाकी कोई ऐसा परिवार बड़े स्तर पे नहीं दिखाई देगा जिसमें आपको लगे, बड़े नेता का कि लगे कि भाई इनके परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये भी नैरेटिव उस तरह से चला नहीं।
और तीसरी बात जो भ्रष्टाचार की थी, वो नैरेटिव स्ट्रांग था, लेकिन जो जमानत मिली है हेमंत सोरेन को और उसमें कोर्ट ने जो टिप्पणी की, उससे इस नैरेटिव को भी कमजोर कर दिया है। तो ये तीनों बहुत मजबूत नहीं है। और चौथा जो अभी आपके मैं नाम भूल रहा हूं उनका, जो अभी सरायकेला से जुड़े हुए हैं अपने साथ, इनका जो कहना है मैया योजना और दूसरी तरफ गोगो दीदी योजना। दरअसल गोगो दीदी योजना जो भारतीय जनता पार्टी मैया योजना के जवाब में लाई, हेमंत सोरेन ने बहुत स्मार्टली एक्ट करते हुए ठीक चुनाव की घोषणा से पहले कैबिनेट में यह फैसला कर दिया कि 2500 हो जाएगा दिसंबर से, और इसके बाद गोगो दीदी योजना की जो चमक थी वो चमक खत्म हो गई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी उसकी बात लगातार कर रही है, उस इशू को उठा रही है, लेकिन अगर आप बात करेंगे लोगों से जो लाभार्थी हैं, जैसे मैंने कुछ लोगों से बात की, तो उसमें लोगों को यह लग रहा है कि अगले महीने तो 2500 मिलने वाले हैं, तो 2100 क्या, 2100 का कोई मतलब ही नहीं है। जो इस चीज को समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं उनकी बात अलग है, वो तो ये भी मान रहे हैं कि 1000 रुपए तो मिल रहे हैं हमको। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर रही हैं। और एक बात और हुई है कि जब प्रधानमंत्री यहां आए और गृह मंत्री आए, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात हुई, गृह मंत्री ने की, प्रधानमंत्री ने भी की, और हेमंता और ये सारे लोग तो करते ही रहते हैं। इसमें क्या हुआ, हेमंत ने हेड ऑन लिया है इन चीजों, और कल्पना ने भी लिया है। हेमंत ने सवाल खड़े किए कि भाई आप ये बताइए, हमारा कोई बॉर्डर नहीं लगता बांग्लादेश से, जिम्मेदारी किसकी है घुसपैठियों आने की? ये हेमंत ने सवाल पूछा है। वो अलग बात है कि बहुत सारी चीजें मीडिया में दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन सभाओं में वो ये सवाल पूछते हैं और अमित शाह को कटघरे में खड़ा करते हैं कि देश के गृह मंत्री की जिम्मेदारी है। तो एक तो ये बात, दूसरी जो बेटी छीनने की बात प्रधानमंत्री ने कही थी कि ये सरकार बेटियां छीन रही है, रोटी छीन रही है, बेटी छीन रही है और माटी छीन रही है, इसको भी हेमंत ने बहुत मजबूत तरीके से, आक्रामक तरीके से काउंटर किया है। वो बिल्किस बानो को लेकर के आए कि गुजरात की बेटी, उसके साथ बलात्कार हुआ, बलात्कारियों को ये लोग छोड़ते हैं, उनसे वोट मंगवाते हैं। मणिपुर की बात लेकर के आए कि आदिवासी बेटियों को वहां घुमाया गया और प्रधानमंत्री के मुंह से आज तक कोई लफ्ज नहीं निकला, यहां आकर के बेटी की बात करते हैं ये। तो ये जो चीजें हैं, और तीसरा जो माटी की बात है, वो मैं आपको बताऊं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं चल सकती। जैसा जिक्र अभी आपके संवाददाता ने किया कि 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार थी, उस समय सीएनटी को डाइल्यूट करने का काम किया गया, पूरे झारखंड उबल गया था, रघुबर की सरकार थी और वो उसे कर नहीं, उसके बाद पत्थलगड़ी हुई थी। और पत्थलगड़ी भी एक ऐसा इशू है जिसको लोग शायद भूले नहीं है, और उसका जवाब चूंकि हेमंत जब आए 2019 में, सबसे पहला काम उन्होंने किया, सारे मुकदमे वापस लिए। और मैं एक करेक्ट कर दूं कि 11,000 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा नहीं था, देशद्रोह का मुकदमा सिर्फ 2-2.5 दर्जन लोगों पर था, लेकिन बाकी लोगों पर मुकदमे थे, वो सारे मुकदमे वापस हुए। ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे आदिवासी समुदाय भारतीय जनता पार्टी के करीब जा पाएगा, मुझे थोड़ा संशय है कि, और इस वजह से देखिए भारतीय जनता पार्टी बहुत आक्रामक होकर के हेमंत को निशाना बना रही है। और एक बात और कहूंगा, उसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा, नेक्स्ट राउंड में बात करूंगा। हेमंत जब जेल से निकले, उनका जो हुलिया है, वो हुलिया बहुत कुछ हेमंत को फायदा पहुंचा रहा है। उसकी वजह यह है कि वो शिबू सोरेन का अक्स उनमें दिखने लगा, और इस राज्य में शिबू सोरेन को आदिवासी भगवान की तरह मानते हैं। तो वो एक हेमंत की बड़ी मजबूती हो गई। और दूसरी बात कि जेल में जो भी उनका समय गुजरा, जेल से जब वो निकल के आए, तो मुझे लगता है ज्यादा परिपक्व राजनीतिक के तौर पर हेमंत अपने को प्रस्तुत कर पा रहे हैं। पहले उनमें हल्कापन दिखाई देता था, अब वो बहुत वजनदार राजनीतिक दिख रहे हैं। देखिए, जो आदिवासी बहुल सीटें हैं उसका अपना अलग पॉलिटिक्स है, अपनी अलग गणित है। इसके अलावा जो नॉन आदिवासी सीटें हैं, जहां पे बाकी वर्गों का भी प्रभाव है और जहां पे वो जीत हार तय करते हैं, उधर किसके किसके बीच लड़ाई है? कांग्रेस का क्या रोल है इस चुनाव में? आजसू जो एनडीए का पार्ट है उसका क्या रोल है? एलजेपी को सीट मिली, आरजेडी को सीट मिली है, ये लोग, इनका जो बीजेपी और जेएमएम के अलावा जो ये पार्टियां, इनका क्या रोल है? देखिए, कांग्रेस जो है वो मुझे लगता है कि बहुत कमजोर कड़ी है इंडिया गठबंधन की।
कांग्रेस आखिरी दम तक अपने प्रत्याशी नहीं तय कर पाई। जो प्रत्याशी उन्होंने तय, जो पहले से ताकतवर हैं वो तो ठीक है, लेकिन जिन जगहों पर नए प्रत्याशियों का चुनाव करना था उन जगहों पर कांग्रेस से चूक हुई है। और दूसरी एक बड़ी चूक कांग्रेस लीडरशिप, टॉप लीडरशिप से हुई है कि यहां जो कांग्रेस के प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर, मैं हालांकि उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, लेकिन गुलाम अहमद मीर जो है वो 1.5 महीने पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने चले गए और वहां पर वो खुद चुनाव लड़ रहे थे। उसके साथ ही यहां की जो टॉप लीडरशिप कांग्रेस की है, चाहे वो सुबोधकांत हो या दूसरे लोग, ये सारे लोग उनको चुनाव लड़वाने वहां पहुंच गए। तो पहले उनको चुनाव लड़वाया, फिर जब वो जीत गए तो वहां बधाई देने भी बहुत सारे लोग, नेता गए जो टॉप लीडरशिप है, चेहरा दिखाने के लिए। इससे, और अभी आज तो गुलाम अहमद मीर राहुल गांधी के साथ दिख रहे थे, लेकिन परसों वो मुझे जम्मू कश्मीर की विधानसभा में दिखाई दे रहे थे। तो अब ऐसे कैसे चलेगा? आप सोचिए कि जिसे आपने पूरा चार्ज यहां का दे रखा है वो पार्ट टाइम काम कर रहा है, उसकी सारी निगाह जम्मू कश्मीर में लगी हुई है। तो एक बड़ी दिक्कत कांग्रेस की ये रही। इसकी वजह से थोड़ा जो ये महागठबंधन कहें, इंडिया गठबंधन कहें, ये थोड़ा कमजोर पड़ता है इस वजह से। लेकिन कांग्रेस के कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो अपने दम पर चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं। तो वो लोग कहीं ना कहीं एक ये जो कमी है, इस कमी को पूरा कर देते हैं। और कई जगह परिस्थितियां, बस ऐसी स्थिति हो गई है, कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर या तो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के विद्रोही उम्मीदवार खड़े हो गए हैं, जैसे रांची के पास की सीट है हटिया, तो वहां पर मामला फंस गया। ऐसी कई सीटें हैं जहां पर कांग्रेस को बाय डिफॉल्ट कुछ फायदा होता दिखाई दे रहा है। रिजल्ट क्या आएगा नहीं पता। इसी तरह से जमशेदपुर में अगर आप देखें तो जमशेदपुर में जो जमशेदपुर ईस्ट की सीट है, जहां पे रघुवर की बहू चुनाव लड़ रही है, वहां भी एक भारतीय जनता पार्टी के 2 विद्रोही वहां पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उसका नुकसान हो सकता है, कितना होगा, क्या उससे चुनाव हारने की स्थिति हो जाएगी, पता नहीं। लेकिन अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो फिर कांग्रेस को बैठे बिठाए कुछ फायदा होता भी दिखाई दे रहा है। हालांकि कांग्रेस को मैं सबसे कमजोर कड़ी मानता हूं। आरजेडी कोई बहुत बड़ी ताकत यहां नहीं है। आरजेडी जरूर 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 2 सीटें वो फ्रेंडली फाइट में उन्होंने ले ली हैं। फ्रेंडली फाइट क्या है, और जबरदस्ती उन्होंने ले ली, कांग्रेस ने भी अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए, तो वो सीटें हैं। तीसरी जो आरजेडी का एक और, जो आप एनडीए की बात कर रहे थे, एनडीए में जो एलजेपी है उसके सामने आरजेडी, एक सीट पर एलजेपी लड़ रही है, उसके सामने आरजेडी है, और वो सीट चतरा की सीट है। मुझे लगता है कि वो सीट थोड़ा मुश्किल होगी, लेकिन एलजेपी शायद निकाल ले, अपर हैंड मुझे दिखाई देता है। एक फैक्टर और है जिसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहिए, वो जयराम महतो का फैक्टर है। एक नया लड़का, 28 साल का लड़का। जी, मैं अभी मैं जयराम पे आऊंगा, लेकिन मैं उससे पहले मैं ये जानना चाहता, आजसू का क्या रोल है? आपने इनका बता दिया। आजसू भी एक बड़ी एनडीए के लाई पार्टनर, 10 सीटें हैं, उसमें भी बगावत है, उसकी थोड़ी कहानी। आजसू में देखिए, आजसू मुझे ढलान की तरफ दिखाई देती है। उसकी वजह यह है, एक तो जयराम महतो जिनका मैं जिक्र कर रहा था, इसी वजह से जिक्र लाया था। जयराम महतो कुर्मियों के एक कुर्मी उनमें कुछ देखते हैं कि भाई इनसे संभावनाएं हैं, और कुर्मियों के वोट पर ही आधारित हैं सुदेश महतो। सुदेश, आप इससे स्थिति समझ सकते हैं कि सुदेश महतो सिल्ली में अपनी जो उनकी सीट है, जहां एक बार वो चुनाव हार भी चुके हैं, उस सीट पर फंसे हुए दिखाई देते हैं। तो बहुत ज्यादा उम्मीद मुझे, और जो लोग आजसू के जीतेंगे उनमें से वो अपने दम पर हैं। वो ऐसा नहीं है कि सुदेश महतो का कोई प्रताप है, उस प्रताप की वजह से वो सीटें जीत। आजसू की एक दिक्कत और है, उसके पास कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है उनके पास। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ताकत, कुर्मी समुदाय, सुदेश महतो का चेहरा जो अब वैसा नहीं रह गया जैसा 2009 में था। तो ये स्थिति आजसू की है। आप थोड़ा बता दीजिए कि ये 31 साल का एक लड़का जयराम महतो, जो झारखंड की राजनीति में अचानक से उभरता है और एकदम फलक पे छा जाता है, लोकसभा का चुनाव निर्दलीय लड़ते हैं, 3 लाख से ज़्यादा वोट लाते हैं और अपनी ताकत का एहसास कराते हैं। क्या है जयराम महतो की कहानी और इस चुनाव में क्या रोल है उनका? देखिए, जयराम महतो लोकसभा चुनाव के दौरान ही चुनावी मैदान में उतरे। धनबाद के बलियापुर में एक सभा हुई और वहां से उन्होंने घोषणा किया
कि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उनकी पहले JBKSS झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति थी, जो अब राजनीतिक पार्टी बन गई है झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा। लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर इन्होंने चुनाव लड़ा और खुद इन्होंने करीब 3.5 लाख और इनके दो जो कैंडिडेट थे रांची से और हजारीबाग लोकसभा सीट से, इन दोनों ने करीब 1.5 लाख वोट लाया और उसके बाद झारखंड की राजनीति में इनकी चर्चा शुरू हो गई। लेकिन उससे पहले झारखंड में भाषा का आंदोलन, झारखंड में स्थानीय नीति और 1932 खतियान का आंदोलन, इन दोनों आंदोलनों में कहीं ना कहीं जयराम महतो और उनके साथ जुड़े हुए लोग जो है चर्चा में आए थे और उसके बाद से ही एक कनेक्शन यहाँ के लोगों को, और सर जैसा बता रहे थे, खास करके कुड़मी वोटरों में जयराम महतो को एक उम्मीद भरी निगाह से जो है लोग देखने लगे और उनके साथ जुड़ने लगे। और यही वजह है कि आप देखिए कि जयराम महतो की जहां भी सभा होती है हजारों की भीड़ जुटती है। वो सभा चाहे कहीं भी हो, लेकिन उस सभा में आसपास के भी लोग उनको सुनने, उन्हें देखने आ जाते हैं। अभी आलम यह है कि जयराम महतो ट्रेंडिंग में रहते हैं, सोशल मीडिया के जरिए ही ज्यादा उनका चुनाव प्रचार होता है। आप सिर्फ हैशटैग यूट्यूब पर डालकर उनके नाम से रखते हैं तो हजारों लाखों व्यू आ सकते हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने हजारों यूट्यूबर भी अपने आसपास तैयार किया है जो उनके साथ चलते हैं। अब रही बात कि लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव में जयराम महतो का क्रेज कितना कम हुआ, कितना बढ़ा और इस चुनाव में क्या फैक्टर होने वाले हैं। ये जरूर बात है कि एक साधारण परिवार से निकला हुआ लड़का जो झारखंड की राजनीति में इतनी तेजी से उभर कर सामने आया, लेकिन जितनी तेजी से उभर कर सामने लोकसभा चुनाव में आए थे, मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव आते आते उस तेजी से तो नहीं, लेकिन गिरावट जरूर आई है। आज की स्थिति में जयराम महतो खुद 2 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, एक डुमरी विधानसभा सीट और एक बेरमो विधानसभा सीट। तो डुमरी में JMM के उम्मीदवार हैं और बेरमो में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं इंडिया गठबंधन के फोल्डर से, और इधर बेरमो में बीजेपी के और वहां आजसू के। तो इन दोनों सीट पर भी जयराम महतो फंसे हुए लग रहे हैं। एक तो बेरमो की जो सीट है वहां वो प्रचार करने के लिए भी नहीं जा रहे हैं, उनका पूरा फोकस डुमरी पर हो गया है। डुमरी वो सीट है, जयराम महतो के नाम के आगे जो उनके समर्थक टाइगर लगाते हैं, वो टाइगर उसी डुमरी से निकल कर आया और वो टाइगर जगन्नाथ महतो जी के लिए निकल कर आया, जो अब नहीं रहे इस दुनिया में। शिक्षा मंत्री थे, बीमारी में उनका निधन हो गया। उसके बाद उपचुनाव में उनकी पत्नी बेबी देवी लड़ी चुनाव और वो फिलहाल झारखंड सरकार में मंत्री है और फिर से JMM के उम्मीदवार है। अब रही बात कि जयराम महतो क्या और दूसरे अन्य सीटों पर इस बार जयराम महतो का कोई फैक्टर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए, इसका सही आकलन इसी हिसाब से लगाया जा सकता है कि कई ऐसे जयराम महतो के जो उम्मीदवार हैं वो नॉमिनेशन फाइल करने के बाद भी वो किसी दल में शामिल हो जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों गांडे से जयराम महतो ने रिजवान क्रांतिकारी अकील अख्तर को जो है उम्मीदवार बनाया था, कल्पना सोरेन के सामने खड़ा किया था। नॉमिनेशन फाइल करने का डेट जब खत्म हो गया और उसके बाद वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। अभी आज के डेट में जयराम महतो की पार्टी का उम्मीदवार गांडे की सीट पर कोई नहीं है। कल गढ़वा में सोनू यादव, जो जयराम महतो की पार्टी JLKM का उम्मीदवार था, वो JMM में शामिल हो गया। आज के डेट में गढ़वा में जयराम महतो की पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं। इसके अलावा गोमिया विधानसभा सीट, जहां से लंबोदर महतो आजसू के विधायक अभी हैं और फिर से आजसू के उम्मीदवार हैं, वहां एक गुना महतो बीजेपी के बहुत बड़े नेता, वो जयराम महतो की पार्टी में शामिल हुए थे कि शायद उन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन जब उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया गया तो वो पार्टी छोड़कर अभी JMM में शामिल हो गए हैं। तो लगातार झटका लग रहा है जयराम महतो को और जो भी साथी छोड़कर आ रहे हैं वो या तो JMM में शामिल हो रहे हैं या फिर आज जब आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो संकल्प पत्र जारी कर रहे थे, उसी दौरान खबर आई कि कई लोग जो जयराम महतो के साथ लंबे समय से जुड़े रहे वो आजसू में शामिल हो गए। तो मुझे लगता है कि जितनी तेजी से उभार हुई थी उसी रफ्तार से कहीं ना कहीं ढलान की ओर जयराम महतो का संगठन जा रहा है। वजह यह है कि आपसी समन्वय स्थापित नहीं होना। अभी देखिए कि लोकसभा के चुनाव में जयराम महतो की पार्टी से संजय मेहता चुनाव लड़े थे और करीब 1.5 लाख वोट उन्हें हजारीबाग से आया था, लेकिन वो संजय मेहता जयराम महतो का साथ छोड़ दिए और उन्होंने खुद की अपनी एक पार्टी बना ली है और वो खुद चुनावी मैदान में है। मतलब उनके जो छोटे बड़े जो भी मजबूत और कमजोर सिपाही थे वो अलग हो गए हैं और अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। टिकट बंटवारे में भी कई लोग जो खास करके जयराम महतो के मजबूत सिपाही थे वे भी उन पर आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं टिकट बंटवारे में जो है गड़बड़ी हुई है, कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी जयराम महतो का एक फैक्टर है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जयराम महतो का फैक्टर से
किसी एक पार्टी या दल को नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि जयराम महतो के फैक्टर से दोनों तरफ का बराबर का नुकसान है, मैं जितना समझ पा रहा हूं। जरूर है कि इसका ज्यादा थोड़ा नुकसान आजसू को हो सकता है, लेकिन आजसू जो 10 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है, इस गणित इस हिसाब से इस बार मेहनत कर रही है ताकि उस बैरियर को तोड़ सके। सुदेश महतो लगातार बोलते रहे कि भले ही लोग जो है कुर्मी का नेता मुझे बोलते रहे, आजसू को बोलते रहे, लेकिन आप समझिए कि लोहरदगा सीट जो एसटी रिजर्व सीट है, उस सीट से भी हमारे विधायक जीत कर आए। इसका मतलब आजसू एक बैरियर में नहीं बंधा हुआ है, ये सभी के लिए समान काम करती है। और आज जो संकल्प पत्र जारी हुआ उसमें भी इन तमाम चीजों को बताने दिखाने की कोशिश की गई है कि सबके लिए बराबर आजसू सोच रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जयराम महतो और उनकी पार्टी जेएलकेएम की लड़ाई एक तरह से आजसू के लिए है, लेकिन उसका असर अन्य दूसरे दलों पर भी पड़ने जा रहा है। ये जो आपके लोकल लीडर्स हैं, इनकी जो अपनी लड़ाई है अपने वोट, जी आप इन जो जिक्र कर रहे थे कुर्मी वोटर, ये आदिवासियों के बाद दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक है झारखंड की पॉलिटिक्स का। मैं सनी जी ये जानना चाहता हूँ आपसे कि फिर मैं घूम के बीजेपी की तरफ आता हूँ। बीजेपी के पास इस बार तुरुक का इक्का कौन है? बाबूलाल मरांडी अगर चुनाव जीतते हैं, उनकी सीट भी कह रहे हैं कुछ लोग कि फंसी हुई है क्या उनकी सीट? देखिए, बाबूलाल मरांडी राजधनवार से चुनाव जीत कर आए थे और फिर से राजधनवार से वो चुनाव लड़ रहे थे। ये रिजर्व सीट नहीं है। बाबूलाल मरांडी ही शायद आदिवासी के एक ऐसे चेहरे हैं जो लगातार कई ऐसे जो अनरिजर्व सीट है उस पर चुनाव लड़े और जीत कर आए। वो रामगढ़ से भी चुनाव जीत कर आए हैं, जहां से हेमंत सोरेन, जिनका नेमरा गांव है पुस्तैनी, वहां से भी उन्होंने चुनाव जीता था। तो राजधनवार से बाबूलाल मरांडी को जब उम्मीदवार बनाया तो माना यह जा रहा था कि इंडिया फोल्डर में जो माले है, माले के राजकुमार यादव वहां से चुनाव लड़ते रहे हैं, चुनाव जीते भी हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा और उन्हें इंडिया गठबंधन का सपोर्ट रहेगा। लेकिन राजकुमार यादव को माले ने जब उम्मीदवार घोषित कर दिया, उसके दूसरे दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी। मतलब आप समझिए कि इंडिया गठबंधन की जो कमजोर कड़ी है झारखंड में, वो 3 सीट है और 3 सीट पर फ्रेंडली फाइट हो रहा है। और इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। एक तो सीट वो जहां से राजधनवार, जहां से बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरा छतरपुर और तीसरा विश्रामपुर। छतरपुर और विश्रामपुर में राजद और कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार वहां पर मैदान में हैं, मतलब आपस में ही लड़ रहे हैं। इसका फायदा देखिए तीनों सीट पर कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि जो एनडीए फोल्डर है बीजेपी है उसे होने जा रहा है। बाबूलाल मरांडी की राह मुश्किल हो सकती थी अगर वहां पर माले के राजकुमार यादव चुनाव लड़ते और उनका पूरा सपोर्ट रहता। अब जब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वहां पर अपना उम्मीदवार उतार दिया, तब ये कहा जाने लगा कि हो सकता है कि उस सीट पर कल्पना सोरेन या हेमंत सोरेन चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं जाए। लेकिन अभी 2 दिन पहले कल्पना सोरेन बाबूलाल मरांडी के गढ़ में राजधनवार में जाकर चुनाव प्रचार की झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में। तो इसका मतलब साफ है कि आप देखिए कि माले के जो उम्मीदवार है राजकुमार यादव, एक उनका अपना वोट बैंक है। दूसरी बात, कल्पना सोरेन के जाने के बाद जिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिस कमजोर उम्मीदवार को माना जा रहा था कि पार्टी उन्हें अकेला छोड़ दी है, उस पर भी बल मिला। अब उन पर उनको भी वोट जाएगा। लेकिन इसमें एक और चौथा फैक्टर भी है। चौथा फैक्टर है निरंजन राय। निरंजन राय जो बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम से जुड़े रहे, बाबूलाल मरांडी के अच्छे सहयोगी, साथी और सिपाही उस इलाके में माने जाते रहे हैं, वे खड़े हो गए। और जिस दिन निरंजन राय नॉमिनेशन कर रहे थे उसी दिन बाबूलाल मरांडी भी नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे और उसके बाद दोनों की सभा हो रही थी। और बाबूलाल मरांडी की सभा से कहीं ना कहीं अधिक भीड़ निरंजन राय की भी सभा में जुटी थी। लेकिन निरंजन राय के खड़ा होने पर माना यह जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी को नुकसान हो सकता है। लेकिन चर्चा इस बात की है कि देखिए उस इलाके में एक जातीय समीकरण के आधार पर बात करें अभिनव, तो एक भूमियार जाति जो है बहुत मैटर रखता है और निरंजन राय भूमियार जाति से ही आते हैं। और माना जाता है कि भूमियार जाति कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी और भारतीय जनता पार्टी से उस इलाके में नाराज थी। कहीं ये नाराज होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर माले की तरफ नहीं चला जाए, और इसलिए एक तीसरा विकल्प जो है उन लोगों के लिए खोल दिया गया। चर्चा तो इस बात को लेकर भी है कि अगर निरंजन राय के जगह कोई दूसरा खड़ा हो जाता तो वो ज्यादा नुकसानदेह हो जाता। इसीलिए क्योंकि अब तक माना जा रहा है, चूंकि सेकंड फेज में वहां पर चुनाव होना है 20 तारीख को, कि निरंजन राय को बाबूलाल मरांडी मना लेंगे। उनको मनाने जब वो नॉमिनेशन फाइल नहीं किए थे तो गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे उनके घर भी गए थे, लेकिन वो माने नहीं है अभी तक। लेकिन चर्चा है कि वो मान जाएंगे, बाबूलाल मरांडी
या फिर रविंदर राय जो अभी कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के, और लक्ष्मण सिंह जो है, वो इन तीनों मिलकर जो है उन्हें मना लेंगे, लेकिन अब तक वे नहीं मना पाए हैं। और पिछली बार जो राजधनवार में चुनाव हुआ था वो भी बड़ा दिलचस्प हुआ था, और आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम के भी उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी के लिए जो मुश्किलें होने थी, कहीं ना कहीं थोड़ी राह जो है वो आसान हुई। तो हम ये मान के चले कि बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा बाबूलाल मरांडी ही होंगे? देखिए, अभी तक तो यही माना जा रहा है, और जब शुरुआत में जब झारखंड चुनाव के प्रभारी बनकर शिवराज सिंह चौहान आए थे झारखंड, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल पूछा गया था, तब उन्होंने कहा था एक बार कि बाबूलाल मरांडी ही चेहरा है। लेकिन उसके बाद फिर जब भी ये सवाल पूछा गया, चाहे शिवराज सिंह चौहान से हो या फिर हेमंता बिस्व शर्मा से, तब दोनों का जवाब यही होता है कि सवाल पूछने वाला पत्रकार ही यहाँ का चेहरा है। मैं अभिनव एक चीज भूल गया था, अभी जो चर्चा कर रहा था, जो निजाम अंसारी जिन्हें जेएमएम ने उम्मीदवार बनाया है धनवार से, उन्हें सिर्फ 13,000 वोट 2019 में आया था, लेकिन फिर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वहां पर उम्मीदवार बनाया। और जिस हिसाब से कैंपेनिंग की जा रही है, तो माना जा रहा है कि देखिए, निजाम अंसारी के साथ जो है मुस्लिम वोट अगर खड़ा हो जाए, फिर राजकुमार यादव के साथ यादव वोट और उनका जो एक माले का अपना प्रचार करने का तरीका होता है, उस हिसाब से वोट कट जाए, और इसके अलावे अभी जो एक निरंजन राय हैं, ये अभी लड़ रहे हैं, अलग वोट काटते हैं, और बीजेपी का अपना एक वोट बैंक होता है, तो उस हिसाब से बाबूलाल मरांडी को कहीं ना कहीं राजधनवार सीट पर फायदा जरूर हो सकता है। मैं अब आप लोगों से आखिर में क्विक रिएक्शन चाहूँगा कि इस चुनाव में आज की तारीख में जब हम ये नेतानगरी रिकॉर्ड कर रहे हैं एपिसोड, तब चुनाव कहाँ खड़ा हुआ है, किधर जाता दिख रहा है? सनी, पहले आप बता दिए, फिर बाकी दोनों मेहमानों से जानकारी ले लेंगे। देखिए, दीपावली के बाद चुनाव का शोर जो है थोड़ा जोर पकड़ा था अभिनव, लेकिन छठ के में जो है थोड़ा धीमा हुआ, लेकिन आज सुबह के अर्घ के बाद थोड़ा जोर पकड़ा है। आज के डेट में ये कहना बड़ा मुश्किल है कि चुनाव किस ओर जा रहा है। अभी वर्तमान में जो स्थिति है वो लड़ाई टक्कर की है, लेकिन इंडिया गठबंधन एज में है इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जब चुनाव से 4-5 दिन पहले 2019 में हम लोग चर्चा कर रहे थे, तब पता चल रहा था कि सरकार के प्रति एक बहुत गुस्सा था। लेकिन अभी जो है सरकार के प्रति गुस्सा सिर्फ नौकरी और रोजगार के मसले को लेकर दिख रहा है, इसके अलावे बहुत गुस्सा नहीं दिख रहा है। बीजेपी को एज इस हिसाब से है कि 5 साल सरकार रही, बहुत सारी और जो नाराजगी है नौकरी रोजगार के अलावे भी, वो सारा फैक्टर बीजेपी के साथ है, और इसलिए इस हिसाब से कहा जा सकता है कि 50-50 की लड़ाई अभी तक है। लेकिन अभी से 1-2 दिन बाद तस्वीरें जो है वो साफ होनी शुरू हो जाएगी कि आखिर 51 कौन हो रहा है और 49 कौन हो रहा है। आपका टेक मैं जानना चाहूंगा, राजेंद्र सर। तो कह रहे हैं, मैं काफी सहमत हूं उनसे जी। लेकिन मुझे लगता है कि एज जो है, एज हालांकि उन्होंने भी यही कहा कि एज हेमंत सोरेन को है, और उसकी वजह एक तो मैया योजना है, बहुत बड़ी वजह है मैया योजना, और दूसरी वजह यह है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का सवाल भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है, वो सवाल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा, और इसका फायदा जेएमएम को आदिवासी सीटों पर खास तौर पे मुझे लग रहा है कि होगा। इस तरह से अगर आप देखें, बाकी तो अभी दिन बाकी हैं, अगले 4-5 दिनों में पता चलेगा। प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, आज राहुल गांधी यहाँ थे, प्रियंका गांधी की भी चर्चाएं हो रही हैं कि वो आएंगी। तो इस तरह से अगर आप देखें आज की तारीख में, मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन बढ़त पे है। आने वाले दिनों में क्या होगा, ये तो 23 तारीख को ही नतीजा निकलेगा, तो पता चलेगा। अमित जी, आपका भी टेक किस पे? मैं इसमें ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कहूंगा, आज की तारीख में ये 50-50% वाला चुनाव मुझे नहीं लगता, ये 19-20 वाला चुनाव लग रहा है। 20 जिसमें जेएमएम है, इंडिया गठबंधन है, और इसकी वजह मुझे बहुत पंक्तिबद्ध तरीके से दिखता है। मैया योजना का इम्पैक्ट ग्राउंड पे है। महिलाएं बहुत स्पष्ट कह रही हैं कि जिसने 1000 रुपए हमको दिया है, हम उस पर भरोसा करें, या जो वादा हमको भविष्य होने वाला है उस पे हम अपना इन्वेस्टमेंट डालें। तो एक क्लैरिटी महिलाओं के अंदर वहां पे दिख रही है, और हो सकता है अगर महिलाएं वोट बैंक में कन्वर्ट होती हैं तो बहुत बड़ा गेम चेंजर हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी का सबसे बड़ा तुक्का का जो सबसे बड़ा टूल है इस पूरे चुनाव में, न्यूक्लियर वेपन जो बीजेपी लेके आई है, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर।
छोटा नागपुर प्लेट्यू में मैं घूमा, वहां पे लोगों को, आदिवासियों को, क्योंकि पूरा मोटिव है आदिवासी वोट बैंक को डिवाइड करने का, वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। जो छोटा नागपुर के आदिवासी हैं उनका कहना है कि देखिए संथाल में होता होगा, यहाँ तो हमने नहीं देखा नहीं सुना, तो हम कैसे माने, और इससे हमारा वोट नहीं शिफ्ट होने वाला है। तो आप गेन कहाँ कर रहे हैं? देखिए जो आपका हिंदू वोट बैंक है या जो अर्बन वोट बैंक है वो तो वैसे भी बीजेपी को जाता। तो ऐसी स्थिति में इतनी ज्यादा एनर्जी शोरगुल करना बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर के मुद्दे पे और कन्वर्जन नहीं होना, तो ये एक मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजिक मिस्टेक क्या बीजेपी की है। क्या वो अगर गोगो दीदी जैसे योजनाओं पे ज्यादा बात करती, ज्यादा फोकस करती तो ज्यादा बेहतर होता। क्योंकि संथाल को लेकर मेरी जेएमएम के कई सारे सीनियर लीडर से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि संथाल को लेकर हम कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट है, वहां हमारा कन्वर्जन रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भले ही बीजेपी नैरेटिव तैयार कर रही हो, लेकिन नेता नहीं है संथाल में बीजेपी के पास। हमारे पास लिस्ट है नेताओं की, और सिर्फ हमारे पास नहीं, कांग्रेस के पास भी। वहां पे पोड़ैया हाट की सीट है, प्रदीप यादव वहां चुनाव लड़ते हैं। तो इस चीज को लेके बहुत आश्वस्त दिख रही है जेएमएम। और आखिर में जो जयराम महतो वाला फैक्टर था, जयराम महतो निश्चित रूप से किंग मेकर नहीं बनेंगे, लेकिन गेम स्पॉइलर बनेंगे बहुत सारी सीटों पे। कई सारी सीटें जैसे खरसामा की सीट है, वहां पे जो वोट बैंक काट के ले जा रहे हैं जयराम महतो, वो बीजेपी का वोट बैंक है। और ये भी आप जब नेताओं से बात करते हैं, तीनों पार्टियों के नेताओं से ऑफ कैमरा बहुत कन्विंस करके, तो ये थोड़ा स्पष्ट होता है कि रिसोर्सेज, सेलेक्टिव रिसोर्सेज अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग सीटों पे जयराम महतो के कैंडिडेट्स को पहुंचाया है। और कई सीटों पे आपको जेएमएम ये करते हुए दिखाई देगी, कुछ सीटों पे ये दावा किया जाता है, कयास लगाए जाते हैं कि बीजेपी ऐसा कर रही है। लेकिन जो पॉलिटिकल इक्वेशंस हैं वो लोग देख के जयराम महतो के साथ जा रहे हैं। कल्पना सोरेन बहुत बड़ा गेम चेंजर के तौर पे उभर रही है। शायद बीजेपी को इस चुनाव के बाद अफसोस ना हो कि उन्होंने हेमंत सोरेन को जब गिरफ्तार किया, जिस ग्राफ से कल्पना सोरेन का राइज हुआ वो एक स्ट्रैटेजिक मिस्टेक हो गया। लेकिन इस चुनाव में अगर बीजेपी को कोई फ्रंट पे ले जा सकता है यहाँ से, तो वो आरएसएस का संगठन है। और इसके साथ साथ जिस तरह का कास्ट कॉम्बिनेशन उन्होंने अलायंस स्टिच करने में इस बार हम्बलनेस दिखाई कि जेडीयू को भी एकोमोडेट किया, चिराग को भी एकोमोडेट किया, आजसू को एक बड़ा शेयर दिया, जो कई बार लोग आर्ग्यू करते हैं कि उनकी कैपेसिटी से, वेट कैरिंग कैपेसिटी से बहुत ज्यादा है। तो हम्बलनेस दिखाया ताकि जातिगत समीकरण उनकी तरफ आए। तो इन सारे फैक्टर्स के काम आने से क्या तेजी से आगे बढ़ पाएगी बीजेपी, ये फिलहाल सवाल है। संथाल में जब हम जाते हैं वहां कितना पेनिट्रेशन है बीजेपी की नैरेटिव का, ये भी मैं समझना चाहूंगा, और उसके बाद शायद मैं रिव्यू करूं इस स्टांस का। ऑन दैट नोट अच्छी जानकारी रही और हमें ये पता चला कि झारखंड में क्या चल रहा है। इससे पहले हमने महाराष्ट्र के बारे में बातचीत की। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। ये नेता नगरी का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।